नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं अपने संकल्प बैच की सीरीज में लेके आया हूँ प्रोनाउन का दूसरा लेक्चर। प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 1 इससे पहले डिलीवर किया है। आप सब लोग प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 1 पहले देख लीजिए, फिर आप लेक्चर नंबर 2 देखिए, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रखते हैं वो इस तरीके से सीक्वेंस में रखते हैं कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो लेक्चर 1 पहले देख के फिर लेक्चर 2 देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर लेक्चर 1 को नहीं देखेंगे, लेक्चर 2 को डायरेक्टली देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको 60-70% चीज़ें समझ में आएगी, 20-30% सर के ऊपर से गुजर जाएगा। और प्रोनाउन पढ़ रहे हो, अगर आपने नाउन का चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो जरूरी है नाउन का चैप्टर अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि प्रोनाउन नाउन का रिप्लेसमेंट है। प्रोनाउन ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा अगर नाउन का चैप्टर आपने अच्छे से देख रखा है। और अगर कोई बच्चा ये जज करना चाहता है कि ये सीरीज फॉलो करे या ना फॉलो करे, तो ये आज की क्लास पूरी तरीके से आप देख के जाओ, चाहे आपने नाउन पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ। 60-70% चीज़ें जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप सीरीज से कोई चीज़ देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये संकल्प बैच की जो सीरीज आप सब बच्चे इसे पसंद कर रहे हो, इसके वीडियो के व्यूज ये बता रहे हैं, साथ में आपके कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये जो प्यार देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी वादा कर रखा है कि अगर सीरीज के माध्यम से आपका सिलेक्शन नहीं दिला पाऊंगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं 31 जुलाई तक नॉन स्टॉप आपके साथ इस सीरीज के माध्यम से बना रहने वाला हूँ। मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि आप जो है इस साल को अपना आखिरी साल बनाइए, बगैर रुके, बगैर सोचे, बगैर हिचकिचाए, शिद्दत से सुबह से लेकर शाम तक मेरी सारी वीडियोज को अच्छे से पढ़िए, मेरी सारी प्रैक्टिस सीट अच्छे से लगा दीजिए। आपको इंग्लिश में 50 में से 40 नंबर से नीचे होने ही नहीं दूंगा मैं। मतलब आप आसानी से 40 के ऊपर बना जाओगे, और अगर ठीक से मेहनत करोगे तो आप 50 में 50 भी बना सकते हो। चलो आज अपनी इस सीरीज को और आगे ले चलते हैं। और इस सीरीज में अगर कोई बच्चा इस वीडियो पे नया आ गया हो तो वीडियो को जो है एक बार अच्छी तरीके से देख ले। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। और इस सीरीज की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये सीरीज मेरी 3 बजे पब्लिश होती है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाए, वीडियो लेंदी हो तो थोड़ा डिले पब्लिश होगा, पर पब्लिश जरूर होता है। मैं रिकॉर्ड करके पब्लिश करता हूँ, लाइव नहीं पढ़ाता हूँ, ताकि मैं आपका टाइम सेव कर सकूँ। दूसरा है, इसकी जो पीडीएफ है, चाहे एनोटेशन पीडीएफ हो चाहे क्वेश्चन की डबल कॉलम की पीडीएफ हो, वो वीडियो के अपलोड होने के 15 मिनट बाद जो है वीडियो के लिंक के साथ आपको अपलोड की जाती है टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में होता है। अगर दोनों जगह ना मिले गलती से तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं कि माई पाठशाला नाम, और माई पाठशाला से जैसे कोई टेलीग्राम चैनल मिले उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी पे जो है हम ये पीडीएफ अपलोड करते हैं, और ये टाइम से अपलोड हो रहा है, कोई पीडीएफ अभी तक डिले नहीं है। अगर मैं सीरीज के प्रोग्रेस की बात करूं तो हमारा जो नाउन है ये हमारा खत्म हो चुका है। इसमें हम लोगों ने 120 क्वेश्चन किया था। अगर इसके बाद बात करूं तो हमने प्रीपोजिशन का एक चैप्टर किया हुआ है, जिसमें हमने 50-52 जो है आपके फ्रेजल वर्ब उसके एक्सटेंडेड वर्जन कवर किए हैं, तकरीबन 50-55 क्वेश्चन के साथ, जो 2020 से लेकर 2024 तक सब कुछ कवर कर लेता है। नाउन के क्वेश्चन मैंने 2004 से 2024 तक कवर किए हैं। मैं अगर बात करूं आर्टिकल के चैप्टर की तो इसमें मैंने 200 क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे कंसेप्ट और रूल के साथ कवर कर लिया है, और ये 2004 से 2024 तक कवर किया है। इसी तरीके से प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन में हमने प्लान किया था 3 क्लास, लेकिन टोटल अब तक 2004 से 2024 तक टोटल 107 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस 107 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 क्लास में सारे अच्छे कंसेप्ट उसके पैटर्न डिकोड करने के साथ खत्म हो जाएगा। ये आपका आखिरी लेक्चर होगा, तो ये भी जो प्रोनाउन है ये आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा पैराजम्बल की मैंने 2 लेक्चर डिलीवर कर दिए, 2 लेक्चर और है, लेकिन प्री के लिए मेरा वो 2 लेक्चर ही काफ़ी है। 2 लेक्चर इसका डिलीवर कर चुका हूँ। इसकी प्रैक्टिस चीज, इसकी डबल कॉलम की पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है। तो सारे बच्चे जाके प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से एक्सेस करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। इसमें आपके 2004 से लेकर 2024 तक के पूरे क्वेश्चन के अच्छे से पैटर्न वाइज डिकोडेड फॉर्म में क्वेश्चन अरेंज किया है, ताकि आपको उसे बार बार प्रैक्टिस करने का मौका मिल पाए। और जब बार बार जो है आप उन्हें पैटर्न वाइज प्रैक्टिस करोगे तो नंगी आंखों से एग्जाम में क्वेश्चन दिखने लगेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मिक्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मिक्स क्वेश्चन सॉल्व होने का रीजन यही है कि अब आप पैटर्न डिकोड करके पैटर्न वाइज सही से नहीं पढ़ते हो। अगर पैटर्न वाइज आप सही से पढ़ने लगोगे, उन कीवर्ड्स को पहचानने लगोगे, तो क्वेश्चन में वो कीवर्ड्स आपके आंखों में नंगी आंखों से दिखाई देने लगेगा, चुभने लगेगा कि हाँ यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है। मैं इसी तरीके से पैटर्न डिकोड कर रहा हूँ ताकि आपको नंगी आंखों से दिखाई देने लगे। तो चलो इस क्लास को और आगे लेके चलते हैं जो है, और आज की क्लास में चर्चा करते हैं। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, और हमारा एक पैटर्न खाली पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 4-5 पैटर्न जो आता है वो 4-5 पैटर्न मैंने
पर्सनल प्रोनाउन के डिकोड किए थे, ये हमारा खत्म हो गया है। हमें खत्म करना है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है, आज हम इसको कवर करेंगे। डेमोस्ट्रेटिव खत्म करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव खत्म करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन खत्म करेंगे। साथ में जो अगर मैं बात करूं, मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी खत्म करूंगा, और अगर मैं बात करूं जो है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन भी खत्म करूंगा। तो बहुत सारी चीज़ है जो मैं आज के दिन पूरा का पूरा खत्म करने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो है टाइप नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता क्या है। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर मैं बात करूं, अगर आपको टेबल याद हो तो मैं आपको कहूं, क्या आपको याद है माई, आवर और योर, ये याद है। ये आपका जो है फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव फॉर्म है। अगर टेबल आपको याद हो कल की क्लास से, अगर नहीं है तो पहले क्लास 1 देख के आइए। तो मैंने टेबल बताया था जिसमें फर्स्ट पर्सन का ये क्या है, ये तीन के तीन, ये दो जो है फर्स्ट पर्सन का है, ये क्या है आपका सेकंड पर्सन का पॉजेसिव फॉर्म है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव फॉर्म है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव फॉर्म है। और अगर ये मैं बात करूं, ये थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस के, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। इतनी बात क्या उस चार्ट से आपको अच्छी तरीके से याद है। अगर आपको याद है तो एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं सेल्फ। सेल्फ, सेल्फ का क्या मतलब होता है, सेल्फ का मतलब होता है खुद, और ये होता है सिंगुलर। इसका प्लूरल होता है, और इसके प्लूरल की अगर बात करें तो इसका प्लूरल होता है सेल्व्स, इसका प्लूरल होता है सेल्व्स। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है वो बनाया जाता है इनके पॉजेसिव फॉर्म में, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो है पॉजेसिव एग्जेक्टिव वाले फॉर्म में हम जोड़ते हैं या तो सेल्फ या तो जोड़ते हैं सेल्व्स। सेल्फ सिंगुलर होता है तो जब सिंगुलर की जरूरत होती है तो ये जोड़ते हैं, जब प्लूरल की जरूरत होती है तो सेल्व्स जोड़ते हैं। अगर मैं कहूं कि माई से मेरे को अगर बनाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये क्या बनेगा, माई आपका सिंगुलर होता है, आई के लिए आता है, आई सिंगुलर होता है, तो इसके साथ अगर जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे, तो माई सेल्फ बनेगा। इसी तरीके से अगर आवर की बात करें तो ये वी का आवर होता है, वी प्लूरल होता है, तो आवर में अगर हमें जोड़ना हो तो हम आपको बोले कि आवर सेल्फ लिखेंगे या आवर सेल्फ्स लिखेंगे, तो आवर प्लूरल होता है तो इसके साथ सेल्फ्स जोड़ते हैं, आवर के साथ सेल्फ जोड़ते हैं। अगर फिर हम यू की बात करें, यू की बात करें तो यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, तो योर के साथ जो बनाते हैं हम योर सेल्फ भी बनाते हैं और योर सेल्फ से भी बनाते हैं, योर सेल्फ भी बनाते हैं। योर सेल्फ का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको हमको रिफ्लेक्सिवली सिंगुलर मीनिंग कन्वे करना हो, और जब प्लूरल मीनिंग कन्वे करना हो तो हम योर सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करें हम इट की, तो इट आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इट में क्या जोड़ोगे, इट में जोड़ोगे सेल्फ, तो क्या बनेगा इट सेल्फ। हिम में क्या जोड़ोगे, क्योंकि ये सिंगुलर आता है ही के लिए, तो इसके साथ जोड़ोगे तो सेल्फ, तो क्या हो जाएगा हिम सेल्फ। लेकिन अगर मैं देम की बात करूं तो देम में क्या जोड़ोगे, देम में सेल्फ्स जोड़ोगे, SELVES। ये जो मैं सिखा रहा हूं ये सिखाने का एक पर्पज है, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो यहीं से बनते हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होते हैं जो आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में इसके पॉजेसिव एग्जेक्टिव के फॉर्म में सेल्फ या सेल्फ्स लगा के एक नया प्रोनाउन बनाते हैं, वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरीके से थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में आप सेल्फ या सेल्फ्स लगा के जो आप प्रोनाउन बनाते हो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगली बात आती है इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन जो स्ट्रक्चर है उनका एकदम सेम होता है। जैसे मैं माई सेल्फ की बात करूं, इट सेल्फ की बात करूं, जो है आवर सेल्फ की बात करूं, जो है हिम सेल्फ की बात करूं, देम सेल्फ की बात करूं, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यही इम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर एग्जाम वाइज समझो तो इम्फेटिक प्रोनाउन की सिर्फ इतनी बात समझो, इसी को हम रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, इसी को हम इम्फेटिक बनाते हैं, और एग्जाम के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन जरूरी नहीं है, इसको आप जो है पढ़ो ही मत। क्या होता है ना, जरूरत से ज्यादा जब आप चीजें पढ़ते हो तो आपको कंफ्यूजन होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन मेरी सलाह, मेरी एडवाइस है, मैं नहीं पढ़ाता हूं और ना ही पढ़ाऊंगा, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, यही इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन आपको पढ़ना ही नहीं है, आप दिमाग से हटा दो, बस आप सिर्फ इस बात को जानते रहो कि इन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, इन्हीं को इम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है और बनने की हालात भी नहीं होती है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारा फोकस होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपको समझ में आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही होता है, अगर मैं सम अप करूं तो माई सेल्फ सीक्वेंस में अगर देखो तो
माई सेल्फ। देखो मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, थोड़ा समय देना, आपको एक एक जो क्वेश्चन आज की क्लास से क्लियर हो जाएगा, इसके बाद कभी आपको प्रोनाउन भूलेगा ही नहीं। माई सेल्फ हो गया, फिर आई के बाद हमारा वी होता है, वी के लिए हमारा जो है आवर होता है, तो आवर सेल्फ, आवर सेल्फ क्योंकि प्लूरल है। इसी तरीके से योर में क्या होता है, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ से भी होता है, योर सेल्फ से होता है, ठीक है ना। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अगर चौथे की बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं, हम ही से बात करते हैं, ही के लिए हिम होता है, तो हिम सेल्फ सिंगुलर है। तो फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सी के लिए, अगर बात कर लूं मैं यहाँ पे, सी के लिए हर होता है, तो हर सेल्फ। इसी तरीके से अगर मैं इट के लिए बात करूं छठे नंबर पे, तो इट सेल्फ। जितने भी थर्ड पर्सन होते हैं उन सब के लिए हम क्या काम करते हैं, उसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेते हैं। फिर अगर हम सातवें की बात करें तो सातवां केस ऐसा हो गया देम, जो दे का होता है, तो देम सेल्फ, सेल्फ। ये याद रह जाएगा, यही आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब सवाल ये होती है कि ये तो मैं से बना लेते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे एक फंडा आता है कि हमारा सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारा जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हम रखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और इस एक्शन का जो असर होता है, इस एक्शन का जो असर होता है, ये इस एक्शन का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, इस एक्शन का असर जो है ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो इस जो है एक्शन का असर किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। वर्ब जो होती है आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो क्या करती है, जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है वो ट्रांसफर करता है किसके ऊपर, वर्ब के ऊपर। क्या, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो वर्ब ऐसी होती है जो सब्जेक्ट का एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर करती है। तो अगर कहीं आपको सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब पता हो, इसका मतलब है सब्जेक्ट का एक्शन कहां पे ट्रांसफर होना है, ऑब्जेक्ट में। तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर लगा हो तो ये रिक्वायर करती है क्या, आपका ऑब्जेक्ट होना सेंटेंस के अंदर बहुत जरूरी है। जो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है वो सब्जेक्ट का एक्शन ट्रांसफर ही नहीं करती है, तो इस केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपका होता है वो रिक्वायरमेंट ही ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, ये ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब एक केस ऐसा आता है जहां पे सब्जेक्ट एक्शन करता है और उसका असर भी उसी के ऊपर पड़ता है। क्या, सब्जेक्ट आपका एक्शन करता है, सब्जेक्ट एक्शन किया और इस एक्शन का असर वापस से सब्जेक्ट पे पड़ गया, इस जो है एक्शन का जो असर उसके ऊपर खुद पड़ गया। तो जब आपको ये बताना हो कि सब्जेक्ट का एक्शन जो है, सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, वर्ब जो हुआ वो वापस उसी पे पड़ रहा है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि हमको सब्जेक्ट की प्लेस पे सब्जेक्ट रखना है प्लस वर्ब रखना है, और सेम जो सब्जेक्ट है वो कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रखना है। इसी का मतलब ये हो गया सब्जेक्ट ने एक्शन किया और ये असर उसके ऊपर पड़ा। लेकिन प्रोनाउन क्यों बनाया गया, नाउन के रिप्लेसमेंट को, नाउन को रिप्लेस करने के लिए, कि हम सब मतलब नाउन को बार बार वो क्या कहते हैं, रिपीट ना करें। अगर हमको रिपीट नहीं करना है तो हम इस सब्जेक्ट को हटा दें, यहां से इसको हटा दे, यहां हटा के जो है इसको क्या करते हैं, यहां हटा के क्या रख दे, प्रोनाउन रख दे, प्रोनाउन रख दे। सिर्फ इसी केस के लिए बनाया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और सब्जेक्ट के एक्शन का असर उसके ऊपर खुद ही पड़ता है, तो हमको चाहिए एक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो, और उस सब्जेक्ट को अब हम हटाएंगे और हम वहां पे ये बताएंगे कि जो सब्जेक्ट का एक्शन है उसके ऊपर खुद पड़ रहा है। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, खुद के लिए जो शब्द आता है वो सेल्फ आता है, ठीक है ना, और उस एक्शन पे हमारा ही पोजीशन है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का सही से इस्तेमाल करके जो है बनाया गया है आपका क्या, आपका बनाया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां पे हम क्या काम करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, यहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कब, जब वर्ब आपका कैसा हो, जब वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो। ध्यान से ध्यान रखिए, वर्ब कब हो, जब वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव अगर वर्ब नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड नहीं है, क्योंकि अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो एक्शन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से बनता है दो क्वेश्चन, यहां से बनता है दो क्वेश्चन। एग्जाम में आपसे यही चीज पूछा जाता है
तो अच्छा एक बात ये बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो कैसे आप एग्जाम में पहचानोगे? एक हिंदी भाषी बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, तो इतना किसी को नहीं पता होता है कि दुनिया भर में कितने ट्रांजिटिव वर्ब है, कितने इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो एग्जामिनर कुछ लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब या कुछ लिस्ट ऑफ कॉमन इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, उससे रिलेटेड आप में एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। तो आपको दो ग्रुप याद करने, एक ग्रुप है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है, और एक ग्रुप है जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स है। इन दोनों ग्रुपों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, या यूं कह दो कि सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या काम करता है, वर्ब को सीधे रिसीव, एक्शन को सीधे रिसीव करता है। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है और ये वर्ब्स मौजूद है, इसका मतलब है कि उस एक्शन का असर उसके ऊपर खुद पड़ रहा है। तो इन वर्ब्स के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, इन वर्ब्स के बाद आपको लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, एक्विट, रिकंसाइल, एम्यूज, एडाप्ट, एडजस्ट, प्राइड, अपसेंट, इंजॉय, अवेंज, अवेल, रिजाइन, एक्सर्ट और अप्लाई। ये आपको लेना है। सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में इस्तेमाल किया गया है वो अवेल शब्द को इस्तेमाल किया गया है। मतलब इन पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अगर 2004 से लेकर 2024 तक अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया गया है वो अवेल इस्तेमाल किया है। ये ग्रुप है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इन शब्दों के बाद आपको सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और इनमें से कोई वर्ब अगर आपको मिल जाए तो ये रिफ्लेक्सिवली इस्तेमाल होता है, मतलब इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड होती है। दूसरा ग्रुप आता है कीप, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई, बेथ, मूव, सेट, हाइड और स्लीप जैसे शब्दों का जब इस्तेमाल हो तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता, रिफ्लेक्सिवली इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं वो क्या है। इसमें एक बात और आई है कि हम वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। समझ में है? वर्ब के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। और अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ये क्या हो गया, ये अगर आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है, तो यहां पे आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट अगर मिसिंग है, अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आपको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हो गया कंसेप्ट। अब आपको फैक्ट और डेटा याद रखना है। ये सारे के सारे वर्ब की लिस्ट ग्रुप 1 की आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो दूसरी वर्ब की लिस्ट है, वो वर्ब की लिस्ट कैसी है, वो वर्ब की लिस्ट ऐसी है जो इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। अगर इनके बाद गलती से, अगर इनके बाद गलती से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया जाए तो आपको क्या काम करना है, आपको रिमूव कर देना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो आपको सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट पे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देना है। अब जरा क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में कैसे बनाए गए हैं, क्योंकि सारा मोटा मोटा जो काम है वो क्वेश्चन का ही है। अब देखो, नंगी आंखों से मेरी अगर बात सारी समझ गए होगे तो नंगी आंखों से सब दिख जाएगा। लिखा है यू शुड अवेल। अगर अवेल की बात आती है तो ग्रुप नंबर 1 जरा ध्यान से याद करो। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि आपको सबसे पहले मिलेगा अवेल। तो जैसे ही आप ध्यान से देखोगे तो पहला क्वेश्चन मिला अवेल। ये कब आया है, 2020 मेंस में। जरा ध्यान से देखते रहिएगा। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डिमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। अगर ये शब्द मिल जाए तो एग्जाम में आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जब एग्जामिनर ये क्वेश्चन रखता है ना, ये सारे शब्द रखता है, सिर्फ वो जानने की कोशिश करता है कि अवेल के बाद आपको जो है, अवेल के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो यहां इस्तेमाल है यू, यू के लिए क्या होगा, योरसेल्फ। यू शुड अवेल योरसेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे यू की बात हो रही है तो आप बताओ योरसेल्फ लगाओगे या योरसेल्फ्स लगाओगे। यहाँ पे हम एक पर्सन की बात को रिप्रेजेंट कर, वैसे यू प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो यू शुड अवेल योरसेल्फ, योरसेल्फ, क्योंकि हम किसी सामने वाले को अकेले को यू बोलते हैं, तो यहाँ पे जो सेंस है वो एक का है, तो यू योरसेल्फ इस्तेमाल करेंगे। यू शुड अवेल योरसेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल। अब ये सीजीएल 2020 मेंस का क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपके लिए, लेकिन उसके लिए जरूरी थी जो मैंने आपको एक स्लाइड पे ये सारी चीजें समझाई, ये आपको आपकी जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। अगर ये आपकी जुबान पे रटा हुआ नहीं है तो इस तरीके के मेंस के क्वेश्चन में आप गड़बड़ी कर सकते हो, या नंगी आंखों से ये एरर दिख नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है दे ब्रॉट टू देमसेल्फ दिस डिजास्टर। अब क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो अब यहां पे अब जैसे ब्रॉट टू लिखा हुआ है, देमसेल्फ इफ दिस डिजास्टर, ये हटा देना। They brought to themselves this disaster, ये if हटा देना, ये टाइपो मिस्टेक है, ठीक है ना।
अब अगर मैं यहां बात करूं, यहां पे क्या एरर है, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि जो देम होता है वो प्लूरल होता है। ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। अगर ये प्लूरल है तो इसमें आप सेल्फ जोड़ोगे या फिर सेल्फ्स जोड़ोगे। तो आपको याद होना चाहिए देम सेल्फ नहीं होता है, देम सेल्फ्स होता है, देम सेल्फ्स होता है, ना कि देम सेल्फ होता है। देम सेल्फ लिखना गलत है क्योंकि प्लूरल जोड़ते हैं इसमें, तो ये गलत स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है, देम सेल्फ लिखा हुआ है, इसको हटा के क्या करना पड़ेगा आपको, देम सेल्व्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने सही से नहीं पढ़ा क्वेश्चन कहीं से बना दिया जाएगा। आपका जो शिक्षक है वो शिक्षक अच्छा होना चाहिए ताकि वो पैटर्न डिकोड करके आपको ये समझा सके कि एग्जाम में किस किस जगह से क्वेश्चन बनता है। अगला जरा क्वेश्चन देखो, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। जो क्वेश्चन नंबर 53 है, यहां पे थोड़ी सूझबूझ रखनी है। कहते हैं ना कि गरीब आदमी ने पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया खुद को और अपने बच्चों को। ऐसा तो नहीं होता है कि गरीब आदमी ये कह रहा है कि हमने उसको दे दिया, हिम का मतलब क्या हो गया, किसी दूसरे को, और फिर बात करें जो है अपने बच्चों को। ऐसा नहीं होगा ना, कोई दूसरे बच्चों को जहर नहीं देता है। जब ये हम बात बोलते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं ना, गरीब आदमी ने खुद और अपने बच्चों के साथ जहर खा लिया। तो यहाँ पे खुद खा लिया, खुद के लिए यहाँ पे जो पॉइजन है ना वो हिमसेल्फ होगा। यहाँ पे उसका जो असर है खुद के ऊपर दिखाना है, तो हिम नहीं होगा, हिम का मतलब कोई दूसरा बंदा हो गया, और खुद के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हिमसेल्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हिमसेल्फ का इसलिए इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जो पुअर मैन है ये मेल है। जब मेल की बात करते हैं थर्ड पर्सन में, तो मेल के लिए थर्ड पर्सन में हिम आता है। और हम पूछे यहाँ पे हिम सेल्फ लिखेंगे कि हिम सेल्फ्स लिखेंगे, क्योंकि हिम सिंगुलर होता है तो हिम सेल्फ लगाएंगे, ना कि सेल्फ्स लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी सूझबूझ की जरूरत थी, थोड़ी सी सूझबूझ की जरूरत थी। अगले क्वेश्चन को देखो, आई इंजॉय ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। जब मैं इंजॉय की बात करता हूं, ठीक है ना, जब मैं इंजॉय की बात करता हूं तो इंजॉय क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इंजॉय मतलब लेने की जरूरत है। तो आई इंजॉय, मैंने इंजॉय किया, मैंने क्या इंजॉय किया नहीं पता यहाँ पे। ड्यूरिंग द टेन्योर एट शिमला, शिमला के टेन्योर के दौरान मैंने इंजॉय किया, लेकिन क्या इंजॉय किया ये नहीं दिया हुआ है। और जो क्या का जवाब होता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आई इंजॉय ड्यूरिंग, आई इंजॉयड किसका, माई सेल्फ का, खुद का इंजॉय किया, मैंने खुद में इंजॉय किया है। तो आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इंजॉय की बात करूं, ये वर्ब की जो लिस्ट है, इस वर्ब की लिस्ट में है कि नहीं, जरा ध्यान से देखो। इंजॉय यहां पे आपकी वर्ब की लिस्ट में है। आपके पूछे एक ही दो गए हैं, आपके पूछे एक ही दो गए हैं। ये लिस्ट अपने आप में बहुत बड़ी है, अगर ये आपने सही से प्रिपेयर कर लिया, सही से याद कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आने का। ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। कुछ लोग सोचेंगे कि इसके बाहर से भी कुछ आ सकता है, कुछ बाहर से नहीं आएगा। यही आपके सामने जो है 2004 से 2024 तक के क्वेश्चन है, जरा एक बार देख लो ना। यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन फॉर माई सेल्फ, ही क्राइड बिटरली। यू केयर फॉर हिम, तुम उसका देखभाल करते हो, उसके लिए केयर करते हो मेरे से ज्यादा, इवन मोर देन फॉर मी। अब यहाँ पे लिखा है ना फॉर माई सेल्फ लिखा हुआ है, ये फॉर क्या है आपका प्रीपोजिशन है। फॉर क्या आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रोनाउन लेता है। इसको क्या किया गया, कंफ्यूज किया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल के। तो यहाँ माई सेल्फ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मी। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर फॉर आपका प्रीपोजिशन है, फॉर तो सबको समझ में आता है कि टू, फॉर, ये सब प्रीपोजिशन है। इन, तो इसके पहले वाली क्लास में ही आपको क्या पढ़ाया गया था, पर्सनल प्रोनाउन में आपको ये पढ़ाया गया ना कि जितने भी प्रीपोजिशन है वो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए, रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल के कंफ्यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रंस टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रंस टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट देखोगे, या तो यू है या तो दीज चिल्ड्रन है। ये प्लूरल है, और यू के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। दीज चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या इस्तेमाल किया गया, हिम सेल्फ। ही की तो चर्चा ही नहीं है भाई, सब्जेक्ट के हिसाब से ही तो आप उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो आपको इस्तेमाल करना है वो आपको ये देखना है, यू शुड टेल दी चिल्ड्रन, तुम्हें इन बच्चों को बताना चाहिए टू कंप्लीट, और बच्चों को अपना जो है प्रोजेक्ट खुद से कंप्लीट करना है। तो बच्चों को खुद से कंप्लीट करना है तो इसके लिए हिम सेल्फ की जगह क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे देम सेल्फ रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ये है, दीज चिल्ड्रन है, जिनके लिए जो है कंप्लीट करने की बात करनी है। तो देम सेल्व्स यहाँ पे आएगा। समझ में आई बात?
कि हमने हिमसेल्फ क्यों हटाया। हमने हिमसेल्फ इसलिए हटाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो। सब्जेक्ट में या तो आप यू के हिसाब से सोच सकते हो या तो दीज चिल्ड्रन के हिसाब से सोच सकते हो। तो यू के हिसाब से योरसेल्फ आएगा, दीज चिल्ड्रन के हिसाब से देमसेल्फ आएगा। पर ही तो दिया ही नहीं है, ही नहीं दिया हुआ तो हिमसेल्फ कैसे लिखोगे। या सिंगुलर नाउन अगर दिया हो, सिंगुलर मेल नाउन दिया हो तो आप हिमसेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो दिया ही हुआ नहीं है। तो यहां से आपको ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा हिमसेल्फ गलत है, देमसेल्फ सही है। अब ये क्वेश्चन नंगी आंखों से दिखता नहीं है, 2022 मेंस में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखो, आफ्टर ए लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन सेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। जो स्लीप होता है आपका, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? जो स्लीप होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो वो अपने बाद क्या करती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कहीं गलती से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है तो गलत होता है। आई स्लेप्ट साउंडली, मैं शांति से सो गया, ये हम कहते हैं। आई स्लीप क्वाइटली, आई स्लिप्ड माई सेल्फ क्वाइटली नहीं लिखते, मैंने खुद को सुला लिया, ऐसा नहीं कहते। स्लीप जो होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो यहां जो स्लीप लिखा हुआ है, इसका जो थर्ड फॉर्म है, तो ये स्लीप है। और स्लीप की अगर मैं बात करूं तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया हो तो आप कभी भी जो है, जैसे आई हाइड माई सेल्फ लिखते हैं, अगर आई हाइड या आई हाइड माई सेल्फ लिख दें तो ये गलत होगा। आई हाइड में छुप गया, आई हाइड माई सेल्फ, ये गलत है क्योंकि हाइड क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप के बाद, ग्रुप नंबर सेकंड के बाद आपको ध्यान रखना है, ग्रुप नंबर सेकंड आपको याद रखना है कि कीप हो गया, टर्न हो गया, स्टॉप हो गया, क्वालिफाई हो गया, बेथ हो गया, मूव, सेट, हाइड और स्लीप जैसे सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना गलत होता है। तो ये आई होप याद रखोगे, इसके बाद आपसे क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, यू शुड अवेल। वापस से अवेल आया कब? 2022 में। और इसके पहले अवेल कब आया था, जरा ध्यान से देखो। जो पहला क्वेश्चन किया था यू शुड अवेल, ये 2020 मेंस में है। और जरा ये क्वेश्चन देखो, ये 2022 मेंस में है। तो अगर आप ये पैटर्न डिकोड करके गए हो तो आपके लिए एग्जाम में मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना ग्रामर के कितने आसान हो गया। तो अवेल के बाद सीधे सीधे योरसेल्फ ही तो डालना है, योरसेल्फ ही तो डालना है, बस क्वेश्चन करेक्ट हो गया। सातवां है, आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इटसेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इट। अब यहाँ पे जो इटसेल्फ लिखा हुआ है ये अननेसेसरी है, अननेसेसरी इस्तेमाल है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, आई हैड टू टोल्ड ऑन टू द वॉल। आई हैड टू, सॉरी होल्ड लिखा है, टोल्ड नहीं। आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल, मुझे मतलब वॉल पे होल्ड करना पड़ा, इसको मतलब वॉल को पकड़ना पड़ा ताकि मैं इसको स्टडी रख सकूं। यहाँ पे कोई एक्शन ऐसा नहीं है जिसको ट्रांसफर करना है, इसको होल्ड करके रखना है, एक्शन ट्रांसफर नहीं करना है। तो ये क्या है, इसके बाद इसको होल्ड करके रखना है, इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे इट चाहिए, ना कि इटसेल्फ चाहिए। यहाँ पे इस बात को लेके कंफ्यूज किया गया है। तो अगर कोई पैसिव स्ट्रक्चर होता है, नॉन मतलब एक्शनेबल एक्शन है, जैसे यहाँ पे उसको होल्ड करके रख रहे हो, यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर करने की बात नहीं की जा रही है, तो ऐसे में क्या है कि स्टडी के बाद यहाँ पे इट लगाने की जरूरत है, यहाँ पे इटसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इट, ना कि इटसेल्फ। और आई कुड हैव फॉलन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड है, यहाँ पे इट की जरूरत है, इटसेल्फ की जरूरत नहीं है। अगला एक क्वेश्चन और आया था जिसको समझने के लिए मैंने थोड़े और एग्जांपल लिए। क्वेश्चन आया था, आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजिली दीज डेज। जो गेट है और गेट टायर्ड जब लिखते हैं ना, तो ये एक पैसिव एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक पैसिव एक्सप्रेशन है, पैसिव स्ट्रक्चर है। जैसे हम वॉल को पकड़ रहे हैं, तो वॉल को पकड़ कर रहे हैं, तो ये एक पैसिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोई एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा हो। इसी तरीके से जब आप टायर होते हो तो टायर हो रहे होते हो, टायर होने को लेके जो है, थकने को लेके आप इस थकान को किसी को ट्रांसफर नहीं करते, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ये अंडरस्टूड है। तो हम क्या लिखते हैं, आई फाइंड दैट आई गेट टायर्ड वेरी इजिली दीज डेज। यहाँ पे आपको माई सेल्फ लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर बात करूं, जैसे आई गेट टायर्ड इजिली लिखते हैं, आई गेट माई सेल्फ टायर्ड, ये लिखना गलत होता है। इसी तरीके से ही गेट्स कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग टफ क्वेश्चन, जब टफ क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ही गेट्स हिमसेल्फ कंफ्यूज्ड, ये लिखना गलत है। दे गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, दे लॉस्ट देमसेल्फ इन द फॉरेस्ट लिखना गलत होता है। दे गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट लिखना अपने आप में सही है। तो कई बार क्या होता है कि आपको ये देखना होता है, जो वर्ब दिया हुआ है वो वर्ब क्या है, उसमें एक्शन छुपा हुआ है जिसको ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करने की जरूरत है या नहीं है। अगर उसको ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर, मान लीजिए अगर कोई कीवर्ड है जो आपके ग्रुप 1 या ग्रुप 2 से नहीं आएगा, कोई वर्ब ऐसा है जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 से नहीं आया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बियॉन्ड आ गया है और वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल दिया हुआ है, तो आपको बस ये समझना है कि भैया एग्जामिनर ये चाहता है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को
हटा दो। अगर आप उसको नहीं हटाते हो, इसका मतलब है कि आप एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर को सही से समझ नहीं पाए। और अगर मैं हिंदी भाषी बच्चों की बात करूं तो मैं ऐसे तकरीबन 40-50 एग्जाम्पल भी समझा दूं, तभी भी आप एग्जाम में इसको जाके डिकोड नहीं कर पाओगे। मैं एग्जामिनर का मूड डिकोड करा देता हूं। सबसे पहला पैटर्न जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बनता है वो क्या बनता है कि कब आप सेल्फ जोड़ोगे, कब आप सेल्फ्स जोड़ोगे, इन दोनों में क्या जोड़ोगे। सबसे पहला पैटर्न तो यहां से बनता है, तो सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ्स जोड़ते हैं, पहला पैटर्न यहां पे बनता है। दूसरा जो पैटर्न क्वेश्चन का बनता है वो बनता है ग्रुप 1 से। अगर ग्रुप 1 वर्ब से, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। तीसरा हो गया ग्रुप 2 हमारा, जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देता है जो कि हमें नहीं इस्तेमाल करना होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इनके साथ नहीं दिया होता है, इनके साथ इस्तेमाल करना होता है। अब ये वाला पैटर्न बहुत आसान है, जो एक बार पढ़ने के बाद आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पैटर्न में अगर वर्ब्स आप भूल गए तो दिक्कत होगा, तो ये मुझे लगता है आप इसको अच्छे से याद कर लो। इस वाले पैटर्न पे आप इस बात का ध्यान रखो कि अगर ये वाले ग्रुप के अगर वर्ड्स आपको नहीं मिले, इस वाले ग्रुप के अगर वर्ब्स नहीं मिले और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दोगे। अगर ये सेल्फ और सेल्फ्स का चक्कर है तो मान लेना कि ये वाला एरर है। अगर सेल्फ और सेल्फ्स का चक्कर नहीं है तो ग्रुप 1 वाले वर्ड्स दिए हैं कि नहीं है, ग्रुप 1 वाले वर्ब्स अगर दिए हुए हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं दिया होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा। और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके बियॉन्ड अगर लगा हुआ दिया हुआ है तो आप ये मान के चलो आंख बंद करके, एग्जामिनर ये चाहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां से हटा दो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा दो। स्पॉट द एरर के सेक्शन में अगर आप ये समझ गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां से हटाना है तो क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। और अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देगा कि ऑलरेडी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? ये सब मैं छोटे तरीके बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे क्रैक करते हैं। अगर यही मैं फाउंडेशन बैच में मेरे साथ पढ़ रहे होते तो मैं बहुत डिटेल में मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता। अभी जरूरी क्या है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में समय कम बचा हुआ है, तो मैं आपको पैटर्न सही से डिकोड करा पाऊं ताकि एग्जाम में जाओ तो आप कैसे क्वेश्चंस को लगा पाओ, कैसे टैकल कर पाओ। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का 4 पैटर्न का जो क्वेश्चन बनता है वो आता है। और इसको 4 पैटर्न की जगह आप 3 पैटर्न समझ लो। वापस से रिपीट करा देता हूं, सेल्फ वर्सेस सेल्फ क्या जुड़ेगा। दूसरा आता है कि जो हमारा ग्रुप 1 होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको रट्टा मारना है, कुछ 8-10 है, रट्टा मार लो। अवेल तो एकदम याद रख लो, जो है अवेल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपने ग्रुप 1 के वर्ब्स याद रख रखे हैं, उनके साथ नहीं लगा होगा, लगाना होगा। इन दोनों के अलावा अगर कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया हुआ है तो उनको आपको हटाना है। बस यही पैटर्न है, 3 ही पैटर्न है, 3 ही पैटर्न आपको क्रैक करने हैं। इसके बाद हम चलेंगे अगले केस में, जब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव की। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव की बात करें तो मेरे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो होता है पैराजंबल में। अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो जब हमको रिफर करना होता है किसी नाउन को, नजदीक की कोई चीज है तो दिस का इस्तेमाल करते हैं, दूर की कोई चीज है तो दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सिंगुलर होता है, ये भी सिंगुलर होता है। अगर प्लूरल में अगर मुझे रिफर करना हो तो दिस की जगह हम किससे करते हैं, दीज से, और दैट की जगह हम किससे करते हैं, दोज से। पैराजंबल की क्लास ऑलरेडी मैंने पढ़ा दी है तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जब भी आपको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड मिले, जब भी आपको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स मिले तो आपको क्या करना है, आपको इसका नाउन फाइंड आउट करना है दूसरे ऑप्शन में, और उनसे इसका पेयर करा देना। पहले ये आएगा फिर ये वाला ऑप्शन आएगा। ये ऑलरेडी मैंने पैराजंबल की क्लास में समझा दिया है, उसके कई सारे क्वेश्चन करा दिए। तो अगर आपने पैराजंबल की क्लास नहीं देखी है तो जाके अच्छी तरीके से देख लो। अब अगर मैं बात करूं दिस दैट दीज दोज की, तो हम कहते हैं दिस इज माई कार, दैट इज योर बाइक, इस तरीके से बात करते हैं। दीज आर माई थिंग्स, दैट आर दोज आर योर थिंग्स। तो इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं रहता, बस एक पैटर्न का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो मैं इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखा देता हूं, आप हमेशा से याद रह जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से आया, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। जो पुणे का क्लाइमेट है मुंबई से बेहतर है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो पुणे का क्लाइमेट है मुंबई के क्लाइमेट से बेहतर है, लेकिन जो सेंटेंस लिखा हुआ ये कह रहा है कि जो पुणे का क्लाइमेट है वो मुंबई से बेहतर है। तो हमें यहाँ पे ये मैसेज कन्वे करना है कि जो पुणे का क्लाइमेट है वो मुंबई के क्लाइमेट से बेहतर है। तो अगर इस तरीके के सेंटेंस आए तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे पुणे के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और नीचे बोल रहे हैं स्ट्रीट्स ऑफ कानपुर, कानपुर के स्ट्रीट्स की बात कर रहे हैं,
क्लाइमेट आपका सिंगुलर है और स्ट्रीट्स आपका प्लूरल है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे दैट का और दोज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का और दोज का। दोज का इस्तेमाल प्लूरल के लिए करेंगे, दैट का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए करेंगे। एक्चुअली इस सेंटेंस को लिखना कैसे था? इस सेंटेंस को ऐसे लिखना था, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। एक्चुअली इस सेंटेंस को ऐसे लिखना था। अगर इस सेंटेंस को ऐसा लिखते तो कंपैरिजन कहते हैं ना, हमेशा सिमिलर चीजों में की जाती है। अगर हम पुणे के क्लाइमेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो मुंबई के क्लाइमेट से करेंगे, ऐसा नहीं कि पुणे का क्लाइमेट हम मुंबई से कंपेयर कर देंगे। तो सिमिलर हमेशा सेम चीजों में की जाती है। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं सेम चीजों में तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से देखो, ये जो सेंटेंस मैंने फॉर्म किया है, इस सेंटेंस में जो मैंने फॉर्म किया है, यहां पे लिया है मैंने क्लाइमेट। यहां पे लिया है मैंने क्लाइमेट, और यहां देखो इसका रिपीटेशन हो गया क्लाइमेट। क्या हुआ? रिपीटेशन हो गया क्लाइमेट। तो हम क्या काम करेंगे, हम इस रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे। जब इस रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे तो इस क्लाइमेट को इशारा करना है। इस सेंटेंस में यहां पे इस क्लाइमेट को इशारा करना है, क्योंकि क्लाइमेट क्लाइमेट का कर रहे हैं तो इसको इशारा करना है, इसको इशारा करना है। तो इसको इशारा करना है, और यहां के हिसाब से ये थोड़ा कितना पड़ रहा है? दूर पड़ रहा है, दूर पड़ रहा है। ये याद करने का खाली तरीका बता रहा है, दूर पड़ रहा है। तो दूर पड़ रहा है और इशारा करना है तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर है तो हम इस्तेमाल करेंगे जो है दैट का, और प्लूरल है तो दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्लाइमेट की जगह क्या डाल देंगे? ये सिंगुलर है, ये दैट डाल देंगे। जैसे ही दैट डालेंगे तो हमें ध्यान से आएगा, जो आर्टिकल द है इसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि दैट के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो दैट को हटा दो। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अगर इसको, इस सेंटेंस को बनाए तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये बनेगा, द स्ट्रीट्स ऑफ कानपुर आर वाइडर देन के बाद आपको लगाना है दोज, क्योंकि यहां पे क्या है? यहां प्लूरल है, दोज ऑफ मुंबई। समझ में आया? समझ में आया? ये एक पैटर्न है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है तो आप ध्यान रखिए, आप दैट ऑफ या दोज ऑफ का इस्तेमाल करोगे। लेकिन पीछे का लॉजिक क्या होता है? पीछे का लॉजिक यही होता है कि आपको पुणे के क्लाइमेट को मुंबई के क्लाइमेट से, या कानपुर के स्ट्रीट्स को, कानपुर के सड़कों को मुंबई के सड़कों से कंपेरिजन करना है। तो आप जो है दोबारा से जो है क्लाइमेट या दोबारा से स्ट्रीट इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट सिंगुलर है तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारा जो है स्ट्रीट्स प्लूरल है तो हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर कीवर्ड के फॉर्म में आप याद रखना चाहो तो मोटा मोटा हम दैट ऑफ या दोज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। देन के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर के सेंस में दैट ऑफ का, और प्लूरल के सेंस में दोज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, दोज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। जब भी आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से यही वाला क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन नहीं आता है। मुझे 2004 से लेकर 2024 के बीच में क्वेश्चन नहीं मिले। जो दो क्वेश्चन थे वो यही वाले क्वेश्चन थे जो मैंने ले रखे हैं। अगला अगर मैं बात करूं तो अगला है हमारा, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब ये हो गया, जब जो प्रोनाउन हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब यहाँ पे नाउन नहीं है और हमें रिफर करना है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के बीच में, तो उस टाइम पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर दो ग्रुप बनाया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो ग्रुप 2 पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं अभी लिखे दे रहा हूँ। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि मेजर रोल जो होता है इसका वही रहता है। यहाँ जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ईच का, ईदर का, नीदर का, नन का, वन का, बोथ का और एवरी का। इन प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, नंगी आंखों से कैसे दिखे एग्जाम में क्वेश्चन में, उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको समझ लेना है आज की क्लास में। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं ईच की बात करूं, ईच हो गया या एवरी हो गया या वन हो गया। इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमको डिस्कशन करना हो वन आउट ऑफ गिवन, दिए हुए में से अगर एक की चर्चा करना हो।
अगर दिए हुए में से एक की चर्चा करना हो तो हम ईच का इस्तेमाल करते हैं, एवरी का इस्तेमाल करते हैं, वन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें दिए हुए में से, अगर दिया हुआ हमारे पास दो हो, अगर उसमें से वन का इस्तेमाल करना हो, वन ऑफ टू, दो में से किसी एक का इस्तेमाल करना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम ईदर का इस्तेमाल करते हैं, ईदर का इस्तेमाल करते हैं। अगर दो में से किसी का चुनाव ना करना हो, दो में से किसी का चुनाव ना करना हो, तो हम नीदर का करते हैं। अगर हम बहुत सारी कुछ दी हुई है, आउट ऑफ गिवन में से किसी का चुनाव नहीं करना हो, आउट ऑफ गिवन में से किसी का चुनाव नहीं करना हो, तो हम नन का इस्तेमाल करते हैं, नन का इस्तेमाल करते हैं। बोथ का इस्तेमाल हम करते हैं दो के लिए, बोथ का इस्तेमाल करते हैं हम दो के लिए। बोथ अपने साथ एक पेयर लेता है, कोरिलेटिव लेता है, बोथ के साथ हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात यह है कि बोथ के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बोथ के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि बोथ का मतलब दो होता है, नॉट का मतलब निगेटिव है। इसकी जगह हम नीदर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह हम नीदर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नीदर का काम है दो में से कोई नहीं बताना। बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। जब दो से ज्यादा डिस्कस करना हो तो हम फिर बोथ के साथ नॉट, मतलब बोथ के साथ नॉट वैसे भी नहीं लेते हैं, फिर हम नीदर लेते हैं। अगर दो से ज्यादा है तो हम नन का इस्तेमाल करते हैं, नन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। साथ में मैं आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी डिस्कस कर देता हूं। जैसे आपके पास दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, ईच अदर और वन अनदर। जब दो होते हैं तो हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, जब दो से ज्यादा होते हैं तो हम वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बस इतनी इंफॉर्मेशन से इसके सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं। और जब मैं अगर इसकी बात करूं तो इसकी चर्चा हम आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में करेंगे, जब हम ईच के साथ ऑफ लगाते हैं, नीदर के साथ ऑफ लगाते हैं, नन के साथ ऑफ लगाते हैं, वन के साथ ऑफ लगाते हैं। पहले मैं इन पे बेस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं, बाद में अगर मेरे को लगा तो मैं इसको भी 1 मिनट में थोड़ा हिंट दे दूंगा, ताकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में ये भी आप अच्छे सीख सको। मैंने इस पे बेस्ड क्वेश्चन ही पिक नहीं किए हुए हैं आपको समझाने के लिए, इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में मैं पिक करूंगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं पैटर्न को सही से चैप्टर वाइज सिंक कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें दिखाई नहीं लगे और फिर वो नंगी आंखों से दिखाई दे। और नंगी आंखों से दिखाई देने के लिए पैटर्न का डिकोड होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस, एवरी सोल्जर्स एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस। तो जैसे ये वाले शब्द हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, ईच, ईदर, नीदर, वन, ईच, ईदर, नीदर, नन, वन, बॉथ और एवरी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ईच की बात करूं, एवरी की बात करूं, वन की बात करूं, तो ये सब जो होते हैं अपने आप में क्या होते हैं, एक और बात यहां से ध्यान रख लो, अपने आप में सब सिंगुलर होते हैं। वन को रिप्रेजेंट करते हैं, वन आउट ऑफ गिवन दिया है तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इनके लिए अगर वर्ब का इस्तेमाल करना हो तो कैसा इस्तेमाल करोगे? सिंगुलर। और अगर इनके लिए फिर से अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना हो, पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना हो, तो वो भी आप कैसा इस्तेमाल करोगे? वो भी आप पजेसिव एडजेक्टिव इनके लिए आप कैसा इस्तेमाल करोगे? सिंगुलर। और सिंगुलर में बात करूं तो हिज का इस्तेमाल करोगे या फिर इट्स का इस्तेमाल करोगे। तो ध्यान रखिएगा कि ईच, वन, एवरी और वन जो इस्तेमाल होता है, यूजुअली हम लिविंग बींग्स के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं या फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम हिज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट में है कि एवरी सोल्जर्स एंड एवरी ऑफिसर वॉच इन देयर प्लेस। और एक बार और ध्यान रखिएगा कि एवरी के बाद और ईच के बाद जो नाउन लगाते हैं, ये नाउन सिंगुलर होता है, ये नाउन सिंगुलर होता है। अगर हम ईच ऑफ लगा दें और एवरी ऑफ लगा दें, इसके बाद जो नाउन आता है ये कैसा आता है? ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है। एवरी और ईच के तुरंत बाद बगैर ऑफ लगाए हुए अगर नाउन लगाते तो नाउन को हमको सिंगुलर रखना होता है, हमने यहाँ नाउन सिंगुलर रखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो एवरी ऑफिसर की बात किया, यहाँ पे हमने सिंगुलर रखा है। वैसे जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक बात आपको बताई जाती है कि एंड के साथ अगर आप जोड़ रहे हो कोई दो, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, तो ये जो कंबाइंड पेयर होता है ये कैसा होता है? ये प्लूरल होता है। लेकिन एक ऐसा केस होता है एंड के केस में जब वो प्लूरल नहीं होता है, ये वाला केस होता है कि अगर नाउन वन और नाउन टू इन दोनों को एंड्स के साथ जोड़ा हो और दोनों के पहले ईच या एवरी लगा हो, यहां अगर ईच भी लगा हो, यहां पे भी अगर ईच लगा हो, तो इस केस में खाली ये पूरा जो ग्रुप है जो सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ये कैसी एंटिटी होती है? सिंगुलर एंटिटी होती है। और अगर ये सिंगुलर एंटिटी है तो इनके लिए वर्ब सिंगुलर चाहिए, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल है। और इनके लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव है, वो भी सिंगुलर चाहिए होगा। तो ईच सोल्जर एंड एवरी सोल्जर्स एंड एवरी ऑफिसर हैज इन हिज प्लेस होगा, यहाँ पे इन हिज प्लेस होगा।
क्योंकि हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं। जब हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो है हम हिज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि देयर का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है 2020 का, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है, जिसमें हम लोग डिटेल में और चर्चा करेंगे इस पैटर्न के कई सारे और क्वेश्चन। मतलब ऐसा है बाय डिफॉल्ट आज की क्लास में आ गया, अब क्लास में आ गया तो क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते ना, उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। तो आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नीदर हैज एनी मेरिट। जब हम बात कर रहे हैं कि वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है लेकिन उसके तीनों बच्चों में से किसी के पास कोई मेरिट नहीं है, तो हम उसके 3 बच्चों में से बात कर रहे हैं, तो नीदर का इस्तेमाल करते हैं जब हम यहाँ पे हम 2 बच्चों की बात करते हैं। जब 2 से ज्यादा बच्चे हो गए या 2 से ज्यादा क्वांटिटी हो गई, उनमें से अगर चुनाव करना हो तो नीदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ना चुनाव करने के लिए नीदर की जगह हम नन का इस्तेमाल करेंगे। नन मोर देन 2 के लिए होता है और नीदर 2 के लिए होता है। तो यहाँ पे 3 बच्चों की बात हो रही है और 3 बच्चों के लिए हम नन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि नीदर का। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जब आता है, जैसे ईच अदर और वन अनदर आता है, तो ईच अदर 2 के लिए होता है, वन अनदर 2 से ज्यादा के लिए होता है। उसी तरीके से ईदर का इस्तेमाल 2 के लिए करते हैं। 2 के लिए 2 में से कोई चुनाव नहीं करना हो तो हम जो है नीदर का इस्तेमाल करते हैं, और इधर का इस्तेमाल करना हो तो अगर हमको एक का चुनाव करना हो, और अगर हमें 2 से ज्यादा में से किसी का नहीं चुनाव करना हो तो हम नन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 3 बच्चे हैं, मतलब 2 से ज्यादा है, तो इधर की जरूरत नहीं है, नीदर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना चुनाव करने की बात हो रही है तो हम नन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 2 से ज्यादा की बात हो रही है। अगला है एवरी स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ोगे, ये आया आपके 2024 में एसएससी सीजीएल में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि एवरी हो गया आपका, ईच हो गया, इसके बाद अगर डायरेक्ट आप नाउन ले रहे हो तो ये नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर एवरी और ईच या फिर वन हो गया, इनके बाद पहले ऑफ जोड़ रहे हो और फिर कुछ लगा रहे हो, तो यहां पे हम क्या लेते हैं, प्लूरल नाउन लेते हैं। अगर ये बात अगर अच्छी तरीके से आपको याद रह गए तो यहाँ पे एवरी के साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एवरी स्टूडेंट होना चाहिए, एवरी स्टूडेंट होना चाहिए। अब सेंटेंस जाके सही हो जाएगा। अब जैसे अगर क्वेश्चन आप इस तरीके के खूब ढेर सारे प्रैक्टिस अगर कर लेते हो आप सारे लोग जो है, तो होगा क्या, ये ना क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। आप यही पढ़ोगे, यही समझ में आ जाएगा कि एवरी के बाद स्टूडेंट लगना है, ना कि स्टूडेंट्स लगना है। ये वाला जो केस होता है जब एवरी या ईच या वन करते हैं तो हम इनमें से प्रत्येक का चुनाव करते हैं या एक का चुनाव करते हैं आउट ऑफ द गिवन। आउट ऑफ द गिवन होता है तो ये गिवन है, आउट ऑफ द गिवन है तो ये हमेशा एक से ज्यादा होगा। अगर एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। यहां पे जो हम ईच और एवरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहां पे प्रोनाउन नहीं है। जब आप इन शब्दों के साथ, ईच के साथ, एवरी के साथ, वन के साथ इमीडिएट नाउन लेते हो ना, तो ये जो नाउन यहां पे आता है, अगर यहां पे इन शब्दों के तुरंत बाद अगर नाउन लेते हो तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये एग्जेक्टिव होते हैं। ये क्या है, ये एग्जेक्टिव होते हैं। तो यहां पे जो एवरी है, यहां पे क्या प्रोनाउन नहीं है, यहां पे एग्जेक्टिव है। लेकिन पढ़ते हम प्रोनाउन के चैप्टर में ही से, क्योंकि यहीं पे ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। और इसके लिए सबसे सही बात क्या है, आप इस बात को खाली याद रख लो कि ईच और एवरी, वन, इनके बाद डायरेक्टली अगर नाउन आए तो भैया वो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि हम प्रत्येक इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं। जब हम ऑफ लगा के बात करेंगे तो हम चुनाव की बात करेंगे, तो जब हम चुनाव की बात करेंगे तब हम प्लूरल नाउन लगाएंगे। तो अगर ये छोटी सी बात अगर आपको याद रह गई ना कि ईच और एवरी के बाद तुरंत ही अगर नाउन है तो नाउन हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन या इस जैसे सारे क्वेश्चन आसानी से आपसे लग जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा खत्म ही हो गया यार, इतना ही क्वेश्चन आए हुए हैं, इतना ही क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में। और इसके बाद इसके ज्यादा जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और बहुत क्वेश्चन आएगा। वो आपको मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में मिलेगा, जहां पे वर्ब पहचानना होगा, पजेसिव एडजेक्टिव पहचानना होगा। ज्यादा जो इसका यूज केस है वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ते हैं। यहां पे जो है वो प्योर प्रोनाउन से रिलेटेड चीजें हैं। अगले पैटर्न की बात करें, पैटर्न नंबर 5, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ईच अदर या वन अनदर की। अब ये क्वेश्चन पढ़ोगे, सारे के सारे क्वेश्चन तुरंत ही समझ में आ जाएंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर कब इस्तेमाल करते हैं, वन अनदर कब इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, ईच अदर होता है और वन अनदर होता है, अनदर होता है। कई बार आपको ये भी दिया रहेगा वन अदर, वन अदर नहीं होता, वन अनदर होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये होता है नंबर 1, ये होता है नंबर 2, ये 2 के लिए इस्तेमाल होता है, ये 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। The 3 of them shouted out to each other। 3 यहां मेंशन है, अगर 3 मेंशन है, 3 जो है एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे, तो हम 3 के लिए each other नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, वन अनदर, वन अनदर।
और ईच के साथ अनदर लिखा हुआ है, वन अनदर होता है, ईच अदर होता है, वन अनदर होता है, ईच अदर वन अनदर होता है, ध्यान रखिएगा। द टू मेन वर क्वेरलिंग विथ वन अनदर, अब जब दो आदमी की बात कर रहे हैं तो वन अनदर का इस्तेमाल करना गलत है, क्या होगा यहाँ पे ईच अदर होता है, ईच अदर वन अनदर। अगला जरा सवाल देखो, अगला सवाल खत्म हो गया, दो ही क्वेश्चन आए हुए हैं, दो ही है ना, ठीक है। मतलब ये कंसेप्ट भी ऐसे है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है कि दो की चर्चा कर रहे हैं, दो से ज्यादा की, जब दो की चर्चा हो तो ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, दो से ज्यादा की चर्चा हो तो वन अनदर का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा इसमें मतलब समय भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर समय स्पेंड करोगे तो अननेसेसरली आपका टाइम खराब हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन आता है। एक इनडेफिनिट प्रोनाउन की जब बात करते हैं तो इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जब आपका नाउन निश्चित ही ना हो। जब नाउन निश्चित ना हो तो उसके लिए प्रोनाउन भी आपको अनिश्चित इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, एनीबडी हो गया, समवन हो गया, नो वन हो गया, एनीवन हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, जब आपके पर्सन अननोन हो, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपको इस्तेमाल करना हो, तो ये पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एवरीबडी सब लोग, समबडी कुछ लोग, नोबडी कोई नहीं, एनीबडी कोई एक आध बंदा जो है, समवन कोई, नो वन कोई नहीं, एनीवन कोई। तो इस तरीके से इस मीनिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया पर्सन के लिए। दूसरा होता है थिंग के लिए, कि अगर आपका थिंग अननोन है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। फिर ऑल एक अलग से केस है, ठीक है ना, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। तो यहाँ पे जो अपन चर्चा करने वाले हैं, जो प्रोनाउन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ऑल से पूछा जाता है, या तो वन से पूछा जाता है, या तो वन से पूछा जाता है। अगर ऑल की बात करें तो ऑल देखो दो चीजों के लिए आता है। ऑल आ सकता है आपके लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ सकता है, और दूसरा आ सकता है काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। जब ऑल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो ये अपने साथ जो है हमेशा क्या लेगा, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और जब ये काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो एक तो नाउन भी आपका कैसा होना चाहिए, नाउन भी आपका प्लूरल होना चाहिए इसके साथ, और साथ में जो इसके साथ वर्ब आएगा, वर्ब कैसा होगा, ये भी प्लूरल होना चाहिए, ये भी प्लूरल होना चाहिए। ऑल के केस में बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। वन जो है अपने साथ वंस और वंस लेता है, इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में करूंगा। सबसे पहले हम ऑल की चर्चा कर लें, सबसे पहले हम ऑल की चर्चा कर लें, फिर हम वन पे आएंगे। दो ही चीज यहाँ पे पढ़नी है, बाकी पूरा जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में इसके क्वेश्चन सबसे अच्छे से समझ में आते हैं। इनके सारे केसेस हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑल की चर्चा करेंगे। ऑल के लिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं अगर बात करूं, ऑल इज आर रिक्वेस्टेड टू सिट देयर। इस सेंटेंस को पढ़ के मैं पूछूं इज इस्तेमाल करोगे या आर इस्तेमाल करोगे, तो ऑल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल काउंटेबल नाउन का, मतलब काउंटेबल को, ऑल का मतलब सब, सबको बैठने के लिए कहा गया। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, मतलब कौन बैठेगा, पर्सन ही तो बैठेंगे। तो यहाँ पे इज का इस्तेमाल गलत होगा, यहाँ पे और सही होगा, क्योंकि अगर काउंटेबल के लिए इस्तेमाल किया है तो काउंटेबल का मतलब हो गया ये प्लूरल हो गया, काउंटेबल का मतलब ये प्लूरल हो गया। अगर ऑल हैज हैव बीन पैक्ड फॉर द ट्रिप, सब कुछ पैक कर लिया गया ट्रिप के लिए, तो यहाँ पे हम सब कुछ पैक कर लिया गया, उसमें काउंटिंग की कोई बात नहीं हो रही है, कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं सब कुछ पैक कर लिया, तो हम इसे गिन नहीं सकते। तो ऑल हैज हैव बीन पैक्ड फॉर दिस, तो ऑल हैज बीन पैक्ड। यहाँ पे क्या है, जो ऑल है ना, यहाँ पे काउंटिंग नहीं कर पा रहे, सब कुछ पैक कर लिया गया, इसमें नंबरिंग नहीं कर सकते हम, तो इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल की तरह करेंगे। फिर लिखा है ऑल वॉज वर थैंक्ड, सभी को थैंक किया गया, तो जो भी सामने आदमी होंगे, धन्यवाद होंगे, उनको तो गिन सकते हो ना, तो ऑल वर थैंक्ड, सभी को थैंक किया गया। ऑल इज आर स्पेंट लिवाइसली, सब कुछ जो है लिवाइसली जो है खर्चीले तरीके से खर्च कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑल इज स्पेंट लिवाइसली, क्योंकि जो भी आप खर्च कर रहे हो उसको गिन नहीं सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, पैसे जो खर्च करते हो गिन नहीं सकते, यहाँ पे इज का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे वर का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हैज का, और यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल का ये जो केस है वो समझ गए। बस आपको सेंटेंस पढ़ के ये समझना होता है कि काउंटेबल स्थिति में बात कर रहे हो, अनकाउंटेबल। काउंटेबल स्थिति में बात कर रहे हो तो ऑल प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल स्थिति में बात कर रहे हो तो ये सिंगुलर होगा। इसके लिए नाउन का चैप्टर पढ़ा होना भी बहुत जरूरी, तभी तो अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएगी। अब इसके बाद अगर वन की बात करें तो वन के केस में थोड़ी सी बात जाननी है कि वन अपने साथ वंस और वंस का इस्तेमाल करता है। तो यूजुअली जो कंफ्यूजन होता है कि कब हम वंस इस्तेमाल करते हैं, कब हम वंस इस्तेमाल करते हैं। जो वन होता है ये सिंगुलर होता है, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है वंस, और इसका जो पॉजेसिव फॉर्म होता है वो होता है वंस, उसका जो पॉजेसिव फॉर्म होता है वंस होता है। बस इतनी बात याद रखनी है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो इसी से बने हैं, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए इसी से बने हुए हैं।
प्रोनाउन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इसी से बनता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का स्पेशली वन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। आओ क्वेश्चन में चल के देख लो। जैसे पहला क्वेश्चन है वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, वन मस्ट ओबे वंस टीचर, सभी को अपने टीचर का जो है बात मानना चाहिए। तो यहाँ पे अपने टीचर की बात हो रही है और वन अननोन है, तो वन के लिए वंस इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई एरर है कि नहीं है? CHSL में आया था, इसमें नो एरर है, इसमें नो एरर है। अगला है व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। व्हेन वन टेक ग्रेट रिस्क दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड। वन किसको रिप्रेजेंट करता है? वन को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई ग्रेट रिस्क लेता है, ज्यादा रिस्क लेता है, तो कौन प्रिपेयर हो ग्रेट लॉसेस के लिए? वन ही प्रिपेयर होता है ग्रेट लॉसेस के लिए। तो व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस, यहां पे इस्तेमाल होगा वन, वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। अगला है वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। वन के लिए हिज का इस्तेमाल नहीं करते, वन के लिए वंस का इस्तेमाल करते हैं, और वंस ओन की बात होगी कि खुद के लिए ही जो है क्या है, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर्स। जो कोई भी आदमी है उसको दूसरों का जो है रिलीजियस, क्या लिखा है ना, दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि वो खुद का करता है। तो यहाँ खुद के लिए पॉजिटिव फॉर्म चाहिए, तो हम इस्तेमाल करेंगे वंस। और वन के लिए हिज इस्तेमाल नहीं होता, वन के लिए वंस का इस्तेमाल होता है। अगला है वन शुड हैव देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ। किसी को भी अपना खुद का, तो वन के लिए वंस का इस्तेमाल होता है, वन के लिए दियर का इस्तेमाल नहीं होता, वन के लिए वंस टीथ आना चाहिए। सीपीओ टीयर सेकंड का क्वेश्चन देखो, वन मस्ट डू हिज हर ड्यूटी प्रॉपरली। हिज हर ड्यूटी नहीं, वंस ड्यूटी प्रॉपरली। वन के लिए वंस का इस्तेमाल करते हैं। एवरीथिंग शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स नहीं, एवरीवन की अगर मैं बात करूं तो एवरीवन के लिए जो इस्तेमाल होता है हम हिज का इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन के लिए हम हिज का इस्तेमाल करते हैं, वन के लिए हम वंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो समबडी और जो ये हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल किया ना, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनके लिए हम हिज का इस्तेमाल करते हैं। इनकी और चर्चा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में करेंगे। यहाँ चर्चा का विषय एक्चुअली नहीं है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है। यहाँ पे जो चर्चा का विषय जिनका क्वेश्चन है वो उनका क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, वन शुड कीप वंस वर्ड। किसका? अपना खुद का। ये सबसे ज्यादा आता है, देखो ना क्वेश्चन, वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन्स। ये SSC CHSL का क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन तो ये भी था। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू हर ड्यूटी, और कहीं भी था ना ये, एक और क्वेश्चन ये सेम सिमिलर ये था। हाँ देखो इधर क्वेश्चन नंबर 68, ये पुराने समय का क्वेश्चन है, ये पुराने समय का CGL मेंस का क्वेश्चन है। और जरा ध्यान से देखो, सेम डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कहाँ पे? ये डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका SSC CHSL में, SSC CHSL में डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला जरा ध्यान से देखो, दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड। ये नेक्स्ट पैटर्न है, अगर मैं बात करूं ये अगला पैटर्न है, अगले पैटर्न है पैटर्न 8 है। पैटर्न 8 जो हमारा होता है ये होता है सुपरफ्लुअस सेंटेंस। सुपरफ्लुअस सेंटेंस मतलब जहां पे आपको प्रोनाउन की नीड नहीं है, जबरदस्ती प्रोनाउन लगा के दे देगा। तो पैटर्न 8 बाद में करेंगे, सबसे पहले मुझे पैटर्न 8 से पहले 4 क्वेश्चन है सुपरफ्लुअस सेंटेंस के जो प्रोनाउन से बनाए गए, इन पे आएंगे। लेकिन उसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा ज्यादा लंबा समय ले सकता है क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको लास्ट में रखा है और इससे काफी अच्छे प्रोनाउन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे मैं एक बात बोलूं, आई नो द मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं, हु इज द डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर। तो ये जो मैंने बोला ना, आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूं, हु इज द डॉक्टर, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, आई नो अ मैन, आई नो अ मैन, फुल स्टॉप, दूसरा लिख दो, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं और वो आदमी क्या है? डॉक्टर है। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कैसे? इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट है। मतलब जो दूसरी बात कही गई है वो इस सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन है। तो अगर ऐसे दो सेंटेंसेस है जो इंटरकनेक्टेड है, इसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दूसरे सेंटेंस में दिया गया है,
तो ग्रामरियन ने डिसाइड किया था कि दो सेंटेंस क्यों करते हैं, अगर दोनों सेंटेंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो हम क्या काम करते हैं, एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करके दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने काम किया कि उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने एक काम किया, आई नो अ मैन, फिर इस चीज को जो ही है इसको एक रिलेटिव प्रोनाउन डाला जैसे हु इज ए डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। फिर इसमें थोड़ा ग्रामेटिकल कनेक्शन करना पड़ा, क्योंकि अब जब आर्टिकल का चैप्टर पढ़ के आ चुके, मैंने पहले पढ़ा दिया, मैन के विषय में अगर अतिरिक्त इंफॉर्मेशन रिलेटिव प्रोनाउन से दे दी जाए तो आर्टिकल ए की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, आई नो द मैन हु इज अ डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि दो इंटरकनेक्टेड सेंटेंस को सेपरेट रखने के बजाय एक सिंगल सेंटेंस में फॉर्म करता है, सिंगल सेंटेंस में फॉर्म करता है। अब आपको सीखना क्या है, मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो इस सिस्टमेटिक वे से सिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को नंगी आंखों से देख पाओ। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, इनका इस्तेमाल यूजुअली मिड में होता है, इनका इस्तेमाल यूजुअली मिड में होता है। अब अगर मैं इसको हटा दूं और मैं आपको बोलूं कि क्या क्या चीज सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 से रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे अभी मैंने क्या रिप्लेस किया, इसमें मैंने रिप्लेस किया था सब्जेक्ट, इसमें मैंने रिप्लेस किया सब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए कि क्या क्या रिलेट किया जा सकता है। पहले का सब्जेक्ट रिलेट किया जा सकता है, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रिलेट किया जा सकता है, पहले सेंटेंस का जब पॉजेसिव केस रिलेट किया जा सकता है, या फिर पहले सेंटेंस की पूरी तरीके से एक क्लॉज रिप्लेस की जा सकती है, पूरी बात, जब क्लॉज की बात करें तो पूरी बात जो है क्या की जा सकती है, जिसको रिलेट किया जा सकता है। जब सब्जेक्ट को रिलेट किया जाता है तो आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए होता है, जब ऑब्जेक्ट को रिलेट किया जाता है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव। और जब पॉजेसिव केस की बात करें तो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन चाहिए होता है, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन चाहिए होता है। जब क्लॉज रिप्लेस करना हो तो इसका केस अलग होता है। तो इस तरीके से चीजों को रिप्लेस करना होता है, ये मोटा मोटा समरी है जिसकी आप जानकारी ले लो। इसमें भी आता है, आपको पता है कि जब आप रिप्लेस कर रहे हो सब्जेक्ट आपका लिविंग हो सकता है, आपका नॉन लिविंग हो सकता है, तो आपको ऐसे समझना है सीधे सीधे कि कैसे रिप्लेस करोगे। आप कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, और एक दैट भी हो गया। इन रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं रिप्लेस करने के लिए। जैसे हु का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसको ध्यान रखना, हु का इस्तेमाल करते हैं जब हमको सब्जेक्ट रिप्लेस करना हो, दूसरे का सब्जेक्ट रिप्लेस करना हो, दूसरे सेंटेंस का सब सब्जेक्ट रिप्लेस करना हो तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं। और हु जो आता है सिर्फ पर्सन के लिए आता है, किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, लिविंग बीइंग में पर्सन के लिए आता है। जो हुम का इस्तेमाल करते हैं, हुम का इस्तेमाल करते हैं जब हमको रिप्लेस करना हो ऑब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस का जब हमको ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना हो, और वो भी किसके लिए, पर्सन का। हुज का इस्तेमाल कब करते हैं, हुज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको पॉजेसिव केस रिप्लेस करना हो, पॉजेसिव केस रिप्लेस करना हो, ये भी किसके लिए, पर्सन के लिए, ये भी पर्सन के लिए। इसके बाद आता है विच, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है विच, मैं यहां पे लिखता हूं। विच का इस्तेमाल करते हैं चाहे आपका सब्जेक्ट रिप्लेस करना हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना हो, चाहे आपका पॉजेसिव केस रिप्लेस करना हो, चाहे आपका पॉजेसिव केस रिप्लेस करना हो, किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए। याद रहेगा आपको, एक बार फिर से रिपीट करा दूं। हु का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट रिप्लेस करना हो पर्सन के लिए, होम का रिप्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना हो पर्सन के लिए, हुज का रिप्लेस करते हैं अगर पॉजेसिव केस रिप्लेस करना हो पर्सन के लिए। विच का इस्तेमाल करते हैं चाहे सब्जेक्ट रिप्लेस करना हो, ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना हो, या पॉजेसिव केस रिप्लेस करना हो नॉन लिविंग के लिए। तो लिविंग के लिए हु, हुम, हुज का इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग के लिए सिर्फ विच का इस्तेमाल करते हैं। दैट का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे करते हैं। दैट का इस्तेमाल करते हैं हम एनिमल के लिए, दैट का इस्तेमाल करते हैं हम एनिमल के लिए। दैट का इस्तेमाल करते हैं कि जिस नाउन को रिप्लेस करना हो, जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हो, उसके पहले सम लगा हो, एनी लगा हो, नो लगा हो, एवरी लगा हो, द ओनली लगाओ, द सेम लगाओ, द लिटिल लगाओ, या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो। इस केस में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। एक और केस है जो आखिरी में डिस्कस करेंगे। अब एक बात और समझना है, यहाँ पे एक और टर्म समझना होता है, एक टर्म बहुत यूज होता है जिसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट।
जिसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। जैसे यहां पे मैंने बोला मैन, ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला आई नो अ मैन, आई नो अ मैन हु इज ए डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर। आई नो मैन हु इज ए डॉक्टर। तो हम क्या काम कर रहे हैं, जहां पे मैंने लिखा था ही इज ए डॉक्टर, ही को हटा के हु डाल दिया, और ये हु के आगे जो लिखा हुआ है ये पूरी इंफॉर्मेशन किसके विषय में, इस मैन के विषय में है। तो ये जो हु, हुज, हुम, विच और दैट लगा होता है सेंटेंस के अंदर मिड में, उसके पहले जो नाउन इस्तेमाल होता है उस नाउन को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट एक्चुअली सेंटेंस में हु, हुज, विच और दैट के बाद जो इंफॉर्मेशन दी होती है वो एंटीसीडेंट की आगे डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसकी एंटीसीडेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। तो जो आगे का पूरा स्ट्रक्चर मूव करता है वो एक्चुअली इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर मूव करता है। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो पूरा स्ट्रक्चर प्लूरल के हिसाब से मूव करेगा, एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सिंगुलर के हिसाब से मूव करेगा। समझ में आई बात? अब इन सारी बातों को एक बार जो है क्वेश्चन से समझते हैं कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हु इस्तेमाल करे वर्सेस होम इस्तेमाल करे। सबसे पहला जो पैटर्न बनता है हु इस्तेमाल करे या होम इस्तेमाल करे। हु इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको सब्जेक्ट चाहिए हो, और होम इस्तेमाल तब करते हैं हम जब हमको ऑब्जेक्ट चाहिए हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें हुज की बात करें, और हुज का इस्तेमाल हम कब करेंगे, हुज का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें पॉजेसिव केस चाहिए हो। फिर अगर मैं विच की बात करूं तो विच हम इस्तेमाल तब करेंगे, विच के केस में हम सिर्फ ये देखेंगे कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ये नॉन लिविंग के केस में इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग के केस में इस्तेमाल करते हैं। अगर इतनी बात याद है तो चलो क्वेश्चन क्रैक करते हैं। अब जैसे कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऐसे चेक करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम सबसे पहले सारे वर्ब चेक करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम सारे वर्ब चेक करते हैं। सेंटेंस के अंदर हर वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। क्वेश्चन नंबर 1 इस पे है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर इस बात पे है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की जो इंफॉर्मेशन है ये जो है अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है। तो जो वर्ब होगा वो एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी अगर कोई होगा वो भी एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर वर्ब एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगा तो आई यहाँ पे क्या है? आई यहाँ पे एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन होता है, जो शब्द होता है, वही उसका एंटीसीडेंट होता है। तो ये जो आई है ये इसका एंटीसीडेंट है। जो वर्ब होगा वो इसी के हिसाब से आएगा। आई के हिसाब से इज आता है या आई के हिसाब से एम आता है? तो आप कहोगे सर आई के हिसाब से एम आता है, ना कि इज आता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका एम होना चाहिए। तो सेंटेंस में करेक्शन करना है एम लगा के। अगले क्वेश्चन की तरफ जरा ध्यान से देखें। द चिल्ड्रेन विच आर असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चूजन फॉर द फील्ड। अगर मैं यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन विच देखूं तो विच मैंने क्या बताया था? विच मैंने बताया था नॉन लिविंग के लिए आएगा, नॉन लिविंग के लिए आएगा। और यहाँ पे चिल्ड्रेन आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है? चिल्ड्रेन आपकी लिविंग है, तो विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो द चिल्ड्रेन हु आर असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चूजन फॉर द फील्ड। तो यहाँ पे विच की जगह क्या आना चाहिए? हु। अब अगर मैं पूछूं आपसे हु आएगा, मैंने हु ही क्यों लिया? जरा इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब देखिएगा। आर असेंबल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो आपको मेन वर्ब देखना है, मेन वर्ब 1। इन द हॉल आर द वंस, फिर यहाँ पे मेन वर्ब 2, मेन वर्ब 2। तो 2 मेन वर्ब है, एक है असेंबल्ड, दूसरा है आर। आर के साथ अगर कोई मेन वर्ब ना दिया हो तो अपने आप में ये मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब यहाँ पे असेंबल्ड है और यहाँ पे मेन वर्ब आर है। 2 मेन वर्ब है, सब्जेक्ट 2 चाहिए। एक हो गया आपका चिल्ड्रन और दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका हु। समझ में आया? इसी वजह से यहाँ पे हमने हु लिया है। हमेशा जब भी हु या हुम का चुनाव करना हो तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कितने वर्ब है। हर वर्ब का अपने आप में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? हु लेना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो आपको हुम लेना पड़ेगा। इसमें अगर हम हु नहीं लेते तो एक सब्जेक्ट मिसिंग हो जाता है, इसी वजह से हमने एक सब्जेक्ट लिया। अब यहाँ पे हु हुम का चुनाव नहीं करना था, यहाँ पे विच वर्सेस चुनाव करना था कि हु हुम हुज लेंगे या फिर विच लेंगे। तो यहाँ पे विच नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? हु हुम या विच में से चुनाव करेंगे। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए था इसलिए हमने हु लिया।
अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, द एंट हु वाज नियर बाई वॉकड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। द आंट क्या है? अगर एंट की बात करें तो ये यहाँ पे एनिमल है, और एनिमल के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल के लिए ध्यान रखना, एनिमल के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, हु का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा that। अगला क्वेश्चन देना, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। यहाँ पे लिखा हुआ वन ऑफ द बॉयज, हु के पहले आपको देखना है कि हु के पहले क्या है। हु के पहले बॉयज है, तो जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे इसका जो एंटीसीडेंट है बॉयज है, एंटीसीडेंट है ये बॉयज है। एंटीसीडेंट के विषय में आपको जानकारी करनी पड़ती है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके बाद जो वर्ब होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हु ऑलवेज गिव, जो वर्ब होना चाहिए वो बॉयज के लिए आया है। कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो गिव अपने आप में प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है। गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। तो वन ऑफ द बॉयज, और ये जो इज सैमुअल है ना, ये वन के लिए वर्ब आया है। ये जो इज आया है ये किसके लिए आया? वन के आया है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन की इमीडिएट बाद जो वर्ब आता है वो उसके एंटीसीडेंट के हिसाब से आता है। ये दूर वाला जो वर्ब है वो नहीं आता है। जो एंटीसीडेंट के, जो रिलेटिव प्रोनाउन के इमीडिएट बाद वर्ब होता है वो वर्ब जो है आपके एंटीसीडेंट के हिसाब से आता है। और इसमें इस वाले सेक्शन को अगर आप हटा दो, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो सेक्शन लगा उसको हटा के भी एक बार देखना होता है कि क्या सेंटेंस की मीनिंग निकल रही है। अगर मैं ये लिख दूं ना कि हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर, इस सेक्शन को पूरा हटा दो, यहां से यहां तक पूरा हटा दो, सिर्फ यही पढ़ो वन ऑफ द बॉयज इज सैमुअल। बहुत सारे बच्चों में से एक सैमुअल है, तो सेंटेंस की मीनिंग अपने आप में निकल रही है। तो ये क्या है? ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो बॉयज के बीच में आया है कि बहुत सारे लड़के करेक्ट आंसर देते हैं, उनमें से एक सैमुअल भी है। तो ये जो इज आया है वर्ब वो किसके लिए आया? वो आया वन के लिए। और ये जो गिव आया है वो किसके लिए आया? बॉयज के लिए आया है। तो अपने आप में गिव सही है। तो इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है, नो एरर है। यूजुअली मैं नो एरर वाले क्वेश्चन लेता नहीं हूं, लेकिन समझाने के लिए अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिखा, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन ले लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करूं, सी स्पॉटेड द नोवेल एंड शाउटेड हियर द बुक्स लाइज दैट वी वर सर्चिंग फॉर। ये स्टेनोग्राफर में 2024 में आया था, क्वेश्चन नंबर 82। वैसे इसका रिलेटिव प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये आ गया था तो मतलब मैंने इसको हटाया नहीं। मतलब क्लास पढ़ाने से पहले मैं अपनी पीपीटी जब सेट करता हूँ तो पीपीटी में एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन सही ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं। फिर मैंने कहा कि चलो यार कुछ नया सिखाने के लिए होगा तो मैं ले लूंगा। जैसे लिखा ना, सी स्पॉटेड द मूवी एंड शाउटेड हियर द बुक्स लाइज। हियर लाइज द बुक्स हम फ्रेज लिखते हैं, पोएटिक मोड में लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं हियर लाइज द बुक्स दैट वी वर सर्चिंग फॉर, जो हम सर्च कर रहे हैं ऑल अराउंड, जो हम सर्च कर रहे हैं ऑल अराउंड। यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि ये दैट की जगह कहाँ, क्या हम विच लगाते हैं? क्योंकि नॉन लिविंग के लिए हम विच लगाते हैं, दैट नहीं लगाते हैं। और जो मैंने कीवर्ड्स आपको यहाँ पे बताए हैं जरा ध्यान से देखिए, ये सारे कीवर्ड्स में से कोई भी कीवर्ड्स यहाँ पे है नहीं। सम नहीं है, एनी नहीं है, नो नहीं है, एवरी नहीं है, द ओनली नहीं है, द सेम नहीं है, द लिटिल नहीं है, और सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। साथ में जो है अगर मैं बात करूँ तो एनिमल भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है। तो दैट का इस्तेमाल हम यहाँ पे क्या सही है या गलत है, मैं अभी इस पे आऊंगा। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि दैट का इस्तेमाल यहाँ पे सही है या नहीं सही है, तो एक सवाल आता है दैट वर्सेज विच। दैट वर्सेज विच, दैट का इस्तेमाल होगा या विच का इस्तेमाल होगा जब हम इस किसी क्लॉज को, क्लॉज का मतलब पूरी बात को, जब किसी पूरी बात को कोरिलेट करना हो, इसके लिए अगर हमको रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो, इसको रिलेट करके आगे चलना हो, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो, तो हम दैट या विच में से किसी एक का चुनाव करते हैं। और इस केस की चर्चा भी थोड़ी देर में करूंगा मैं। दिस इज द बुक हुम आई वॉन्टेड टू बाई। दिस इज द बुक हुम आई वॉन्टेड टू बाई। किताब जो है आपका क्या है? नॉन लिविंग है, और हुम और हुज का इस्तेमाल लिविंग के लिए होता है। तो विच, दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड टू बाई। दिस इज द बुक जो मैं खरीदना चाहता था। किताब आपकी नॉन लिविंग है, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे विच का। अगर मैं बात करूँ दैट के केस को अगर लेके देखें, तो दैट के केस के लिए आपको ये सारा जो है याद रखना पड़ेगा। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं है, नहीं है। उसके पहले सम लिखा हुआ है, नहीं। उसके पहले एनी लिखा हुआ बुक के पहले, नहीं। नो लिखा हुआ नहीं। एवरी लिखा हुआ नहीं। द ओनली लिखा हुआ नहीं। द सेम लिखा हुआ नहीं। द लिटिल लिखा हुआ नहीं। इनमें से कुछ नहीं था, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विच का इस्तेमाल करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है 2023 का। दिस इज द बुक हुम आई वांटेड टू बाई। ये 2023 का क्वेश्चन था, और ये रिपीट नहीं किया मैंने। क्वेश्चन देखो जरा, 2024 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एकदम डिक्टो क्वेश्चन है। और जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है 2023 टीयर सेकंड में, और ये कहाँ पे आया था? सीजीएल 24 में। तो टीयर सेकंड का जो क्वेश्चन है
2023 का वो सीधा सीधा उठा के 24 के प्री में पूछ दिया गया है। एक सिंगल लाइन तक नहीं बदली है, सेम यही डिक्टो क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया है। एसएससी वालों के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, मतलब मेंस का क्वेश्चन उठा के उन्होंने प्री में डाल दिया। बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इसको टैकल कैसे करते हैं। किताब जो है आपकी नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के लिए हु, हुम और हुज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी हुम ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच। कहते हैं ना कि उस स्वामी का क्या नाम है जिसकी ऑटोबायोग्राफी, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस चाहिए, जिसकी ऑटोबायोग्राफी, तो हुज ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच। ये जरा देखना मेंस में आया है 2000 किस में 2022 में, मेंस में आया 2022 में। टोटल 30 क्वेश्चन है जो मैंने लिया हुआ है आपके रिलेटिव प्रोनाउन से, जो 2004 से 2024 तक आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन स्पॉट द एरर के सेक्शन वाले हैं। यही सेम डिक्टो क्वेश्चन अभी देखोगे वापस से आपको मिलेगा पुराने सालों में, अभी आगे दिया हुआ है सेम यही डिक्टो क्वेश्चन 80 नंबर 5। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल हु वाज halted 2 months ago ड्यू टू लॉकडाउन। यहां पर लिखा गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस किया है ग्रेजुअल रिबूट करने का एयर ट्रेवल। एयर ट्रेवल की बात करूं, एयर ट्रेवल हमारा लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है, तो हु का इस्तेमाल करना सही है। विच हैज halted 2 months ago ड्यू टू लॉकडाउन होगा, हु का इस्तेमाल यहाँ पे गलत है, यहाँ पे लिखो विच वॉज halted 2 months ago। जो एयर ट्रेवल है वो हॉल्ट कर दिया गया था, ये आपका क्या है, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के लिए हम हु का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिले, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा चेक करो कि वो रिलेटिव प्रोनाउन सही है या नहीं सही है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, हु चाहिए, हुम चाहिए, हुज चाहिए, ठीक है, या फिर विच चाहिए। दैट का स्पेशल केस है जिसमें सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है तो दैट का इस्तेमाल होता है, और द ओनली लिखा है, द सेम लिखा है तो दैट का इस्तेमाल लिखता है, नो लिखा हुआ है तो आपका इस्तेमाल होता है दैट। हु डू यू थिंक आई मेट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये लगभग ऐसे मिलता है हु और हुम से, तो मैंने ले लिया। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये था कि आपको सिखाना कि तुम्हें क्या लगता है मैं किससे मिला। तो यहां पे ध्यान से देखो, हु डू यू थिंक आई मेट, मैं मिला, ठीक है ना। यू थिंक एक मेन वर्ब ये है, जरा ध्यान से देखिए, ये मेन वर्ब है एक, और ये जो थिंक है दूसरा मेन वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है। तो मेट के लिए आई दिया हुआ है इसका सब्जेक्ट, थिंक के लिए यू दिया हुआ है, तो दो मेन वर्ब है, दो वर्ब है, दो मेन वर्ब है, दो सब्जेक्ट है। अब ये अननेसेसरी तीसरा सब्जेक्ट दे दिया है, हु सब्जेक्टिव केस होता है तो सब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, तो इसको वैसे भी लिखते हैं ना, whom do you think I met, तुम्हें क्या लगता है मैं किससे मिला। और इसको चेक कैसे करते हैं, दो मेन वर्ब है, दो सब्जेक्ट है। कुछ लोग कहेंगे सर डू भी तो है, डू हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। हु डू यू थिंक आई मेट, तो डू यहां पे मेन वर्ब नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अगला है दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर, ये वही लड़की है जिसका भाई डॉक्टर है। हुज ब्रदर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्रदर पे पोजीशन दिखाना है लड़की का, तो हुज क्या होता है, लिविंग के लिए, गर्ल क्या है, लिविंग है, लिविंग के लिए हुज का ही इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, ये आपके दिल्ली एसआई के एग्जाम में आया था, सीपीओ के एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है दिस इज द स्पोर्ट पर्सन हुम आई थिंक हैज वॉन द मच कोवेटेड प्राइज। 89 क्वेश्चन है, सीखने लायक ठीक ठीक है कि हु का इस्तेमाल करे वर्सेस हुम का। ये जब रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है तो तुरंत आपको समझना है हु इस्तेमाल करे, हुम इस्तेमाल करे, विच इस्तेमाल करे, या फिर हुज इस्तेमाल करे, या फिर दैट इस्तेमाल करे, तुरंत आपको चेक करना है। तो मैं अगर बात करूं, ये जो एंटीसीडेंट की तरफ जाओ, ये एंटीसीडेंट क्या है, लिविंग है और पर्सन है, लिविंग है पर्सन है, तो हम विच का इस्तेमाल और दैट का इस्तेमाल नहीं करते, हम विच और दैट का इस्तेमाल नहीं करते। चलो ठीक है, नहीं किया। तो सवाल आपके पास क्या बचा, सवाल बचा ये है कि भैया हु हुम और हुज में से किसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको चाहिए, यहाँ पे ध्यान से इसको पढ़ोगे तो पॉजेसिव केस साफ साफ समझ में आ जाएगा, पॉजेसिव केस की नीड नहीं है। तो डाउट किस में बचेगा, डाउट बचेगा आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेक करने के लिए क्या तरीका है, इसके बाद जाओ, इसके बाद सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढो। थिंक दिया हुआ, आई थिंक, ये क्या है, मेन वर्ब, पहला मेन वर्ब है। फिर हैज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, वॉन आपका मेन वर्ब है, ये दूसरा मेन वर्ब है। ध्यान से देखो, द मच कोवेटेड प्राइज, आगे कोई मेन वर्ब नहीं है। अगर आगे कोई मेन वर्ब नहीं है तो इस थिंक के लिए मेन वर्ब आई दिया हुआ है, इस वॉन के लिए मेन वर्ब मिसिंग है, इसके लिए मेन वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे होम की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे हु होना चाहिए। समझ में है। अगला क्वेश्चन है सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। जब हम यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि लिखा हुआ है बेस्ट मदर्स, तो जब इस एंटीसीडेंट से पहले, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट मदर से उससे पहले आने वाला जो है नाउन,
और इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है। किसका? सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल एंटीसीडेंट से पहले होता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट का इस्तेमाल यहाँ पे सही है, लेकिन इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो किसके हिसाब से होता है? वो एंटीसीडेंट के हिसाब से आता है। तो ये क्या है? ये प्लूरल है। ये अगर प्लूरल है तो जो ये हैज लिखा हुआ है इसको किस में होना चाहिए? इसको हैव में होना चाहिए। यहाँ हैज का यूज गलत है, यहाँ पे सही यूज क्या होगा? हैव का यूज होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। टॉम सायर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। 93rd में ध्यान से देखो, फिर से आपका रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दैट आया है। इसके पहले इसका एंटीसीडेंट देखो, किड स्टोरीज की बात कर रहे हैं तो ये कैसा है? प्लूरल है। और इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है। सुपरलेटिव डिग्री का होने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज के सही है, लेकिन ये जो वाज आया वर्ब वो किसके हिसाब से आना चाहिए? एंटीसीडेंट के हिसाब से आना चाहिए। और किड स्टोरीज कैसा है? ये प्लूरल है और ये प्लूरल है, तो वॉच की जगह कैसा होना चाहिए? हमको वर रखना पड़ेगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, डू यू नो whom the next speaker is? Do you know who the next speaker is? यहाँ पे whom नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए कौन सा नेक्स्ट स्पीकर है। who the next speaker is? Do you know who the next speaker is? जैसे हम कहते हैं ना, who is the next speaker? who is the next speaker? ये बोलते हैं ना, इसको इस तरीके से बनाया गया था, who the next स्पीकर इज। इसमें कंफ्यूजन पता क्या होगा? कंफ्यूजन ये होगा कि लोग स्पीकर को ये समझ लेंगे जो है सब्जेक्ट, जबकि ये क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। हम कहते हैं ना हु इज द नेक्स्ट स्पीकर, कौन दूसरा स्पीकर है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा हु इज द नेक्स्ट स्पीकर। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी whom ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच। ये देखो 2020 मेंस में आया। इसके पहले भी अभी यही डिस्कस किया था ना, सेम यही क्वेश्चन दोबारा देखो रिपीट हुआ है 2020 में। ठीक है ना? तो यहाँ पे whom की जगह क्या होगा? whose ऑटोबायोग्राफी इज द राइट वन, जिसकी ऑटोबायोग्राफी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन है, हु आर द मैन, सॉरी यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। अब अगर मैं ये बात करूं हु, तो ध्यान से देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये मैन जो है इसका एंटीसीडेंट है। एंटी ये कैसा है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो ध्यान से देखो हु के बाद आने वाला जो वर्ब है ये हैव की जगह क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, हैज होना चाहिए। और ध्यान से देखो यहाँ पे एक ही मेन वर्ब है, एक ही मेन वर्ब है, तो हु अपने आप में सही है क्योंकि इसी का सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि कोई और सब्जेक्ट है नहीं। अगला क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू स्टरडे। अब यहाँ पे देखो विच दिया हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। स्टोरी नॉन लिविंग है, लेकिन इसके पहले द सेम का इस्तेमाल हुआ है। अगर द सेम का इस्तेमाल है, द ओनली का इस्तेमाल है, नो का इस्तेमाल है, तो ये क्या होता है? ये अपने बाद जो एंटीसीडेंट लेते हैं वो लेते हैं दैट। तो विच नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? दैट होगा, दैट होगा। अगला है, डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हु इज द नेक्स्ट स्पीकर इज द राइट ऑफ वन। ये क्वेश्चन गलती से रिपीट मेरे से नहीं हुआ है कि टाइप एरर हुआ, 2 बार हो गया। एक्चुअली 2 बार आया हुआ है, मैंने 2004 से 2024 तक के कलेक्शन लिए। मैं चाहता तो इसको डिलीट मार देता, लेकिन मैंने इसको साथ में इसलिए रखा है ताकि आप समझो कि डिक्टो क्वेश्चन तक आपके रिलेटिव प्रोनाउन के रिपीट होते हैं। तो एक बार 2004 से 2024 तक अगर आपने सब कवर कर लिया तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब बात आती है कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से आते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने बताया वो बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिलेटिव प्रोनाउन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला जो केस है वो है दैट वर्सेस व्हिच। कई बार क्या होता है, क्लॉज को अगर मैं क्लॉज को कहूं तो हिंदी में कहूं, अगर मैं पूरी एक बात को रिलेट करना चाहता हूं, पूरी एक बात को अगर रिलेट करना चाहता हूं, तो मैं दैट से भी उसे रिलेट कर सकता हूं और विच से भी रिलेट कर सकता हूं। और दैट और विच को रिलेट करने के तरीके होते हैं कि कब दैट का इस्तेमाल करेंगे, कब विच का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मैं बस एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। वैसे मैं कोशिश करूंगा मैं पूरी चीज़ समझा पाऊँ, लेकिन पूरी चीज़ हिंदी भाषी बच्चों को समझना थोड़ा मुश्किल काम रहता है। जब भी नया क्वेश्चन बनेगा, अगर उस बात को समझ के क्वेश्चन को करोगे तो नहीं कर पाओगे। छोटी बात याद रख लोगे तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लोगे। अब समझो कि हम दैट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। दैट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब इसेंशियल इंफॉर्मेशन देना हो हमको,
क्या देना हो, इसेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसी बात आगे बतानी हो जो जरूरी हो, जो जरूरी हो, जिसको हटाया ना जा सके, जिसको हटाया ना जा सके, जिसको हटाया ना जा सके। और वो भी हम जब दैट का इस्तेमाल करते हैं तो एंटीसीडेंट और दैट के बीच में कॉमा नहीं होता है, एंटीसीडेंट और दैट के बीच में जो है कॉमा नहीं होता, मतलब विदाउट कॉमा इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें विदाउट कॉमा इस्तेमाल करना हो तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, जब इसको ना इस्तेमाल करना हो। जब कॉमा के साथ इस्तेमाल करना हो तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं, और जो इसके आगे की इंफॉर्मेशन देते हैं, जो इसके आगे की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो जो पहले हम बात बता रहे होते हैं, जिस क्लॉज को, जिस क्लॉज के विषय में आगे की बात बता रहे हैं या रिलेट कर रहे होते हैं क्लॉज को, इस वाले केस में क्या होता है, ये इसेंशियल होता है, इस वाले केस में ये नॉन इसेंशियल है, इस वाले केस में नॉन इसेंशियल है। तो जब हम बात करते हैं कि जब हमें कोई बात जरूरी है, बतानी ही बतानी है, मतलब उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट है, वो होना चाहिए। और दूसरा जो बात है, जो नहीं भी बताओगे तो भी सेंटेंस की मीनिंग निकल जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। इस पूरे सेक्शन में क्या होगा, आप कभी ये जज नहीं कर पाओगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन इसेंशियल है, कौन सी इंफॉर्मेशन नॉन इसेंशियल है। अगर मैं 20 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे इसेंशियल इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, तब भी आप ताउम्र कंफ्यूज रहोगे कि कब इसेंशियल है, कब नॉन इसेंशियल है। इसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा इंग्लिश में, तब जाके ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव वाली जो डेफिनेशन है वो समझ पाओगे। लेकिन सबसे बेहतर चीज है जो समझ सकते हो कि अगर कॉमा ना लगाना हो, कॉमा ना लगाना हो, कैसे याद रख लो, कॉमा ना लगाना हो तो दैट का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा लगाना हो तो विच का इस्तेमाल करते हैं। इसका ये भी मतलब हो गया, मान लो कोई बात दी हुई हो, रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल किया गया हो यहाँ पे, और कॉमा ना लगाया गया हो, कॉमा ना लगाया गया हो, विच और एंटीसीडेंट के विषय में कॉमन ना लगाया गया हो, इसका मतलब यहाँ पे विच की नीड नहीं थी, यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे दैट चाहिए था, क्योंकि कॉमा नहीं लगाया गया है। जब कॉमा लगा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के और विच के बीच में तो विच सही है, अगर कॉमा ना लगा हुआ है तो मतलब विच नहीं चाहिए था। 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, जैसे पहला क्वेश्चन है, इन मार्क्सिस्ट फिलोसफी, 2017 मेंस का क्वेश्चन, अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन बना था। इन मार्क्सिस्ट फिलोसफी द बर्जियोजीज आर द सोशल क्लास केम टू ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है, मार्क्सिस्ट फिलोसफी में बर्जियोजीज, इसको आप मिडिल क्लास समझ सकते हो, मिडिल क्लास से रिलेट कर लो कि बर्जियोजीज जो है, जो मिडिल क्लास थी, वो ऐसी सोशल क्लास थी जो अपना प्रोडक्शन का तरीका ढूंढ के लेके आए इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान। तो यहाँ पे है ना, मार्क्सिस्ट फिलोसफी में द बर्जियाजीज बात हो रही है, जो बर्जियाजीज लिखा हुआ है ये आर द सोशल क्लास। इसको आगे डिफाइन भी किया गया है कि बर्जियाज कौन थे, ये सोशल क्लास थे। इसके बाद आपको लगाना था रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे विच लगाएं या दैट लगाएं, एक ही कंफ्यूजन हो सकता था। दूसरी चीज ये है कि इसको रिलेट करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे ये बात कह रहे हो तो इसको ऐसे कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ, इन मार्क्सिस्ट, अगर हमने मार्क्सिस्ट फिलोसफी की बात करी, अगर मैं मार्क्सिस्ट फिलोसफी की बात कर रहा हूं, अगर मैंने यहां पे सिर्फ इतना लिख दिया, इन बर्जियोजीज, इसकी स्पेलिंग भी याद करवाता हूं यार, ठीक है ना, इन बर्जियोजीज आर द सोशल क्लास, और अगर मैंने इतनी बात कही तो आपको यूं समझ में आ जाएगा, हमने कर दिया मार्क्सिस्ट फिलोसफी में बर्जियाज एक सोशल क्लास हुआ करते थे। फिर उसके बाद मैं अगर यूं लिख दूं, ही केम टू ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको समझ में आया, दो अलग अलग सेंटेंसेस है, इन दो सेंटेंसेस को मर्ज करना है। तो
आपको क्या काम करना है, ये जो बर्जियोजीज है जिसके विषय में पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि बर्जियोजीज आर द सोशल क्लॉज, इस पूरी बात के लिए आगे है बर्जियोजीज के विषय में बात बतानी है। ये ऐसा मिडिल क्लास था जो अपने प्रोडक्शन के तरीके निकाल के लेके आया था। तो ये जब इनको कोरिलेट करोगे तो जब इस ही को हटाओगे तो यहाँ पे या तो विच लिखो या तो दैट लिखो या तो दैट लिखो। वैसे समझ में आएगा कि जो बर्जियोजीज है अगर मिडिल क्लास है, पूरी मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास के हिसाब से पर्सन है हु या हुम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इस पूरे जो क्लॉज है ना, बर्जियोजीज आर द सोशल क्लॉज, ये पूरा क्लॉज बनाया गया है, पूरा क्लॉज बनाया गया है। एक्चुअली क्या होता है जब हम दैट लगाते हैं, जब हम सीधे सीधे सिर्फ यहाँ पे इसके जस्ट पहले एंटीसीडेंट एक सिंगल शब्द में या पेयर ऑफ शब्द में लिखा हुआ होता है, तब हम उसके लिए हु हुम या हुज का इस्तेमाल करते हैं। अगर पूरा क्लॉज दिया हो, क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन हो तो उसको क्लॉज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, पूरा क्लॉज हो गया। तो इस क्लॉज के लिए हम या तो विच का इस्तेमाल करेंगे या दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमको या तो विच इस्तेमाल करना है या तो दैट। तो क्वेश्चन में किसी बच्चे को ये समझ में आ जाता कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन मिसिंग है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन मिसिंग है, तो वो ऑप्शन 2 में टिक करके अपना सवाल सही कर लेता। लेकिन इसको करेक्ट भी करना है। मान लो अगर आपके पास स्पॉट द एरर के सेक्शन में आ जाए, एक बार विच से बना ले, एक बार दैट से बना ले, तो आप ध्यान रखना इसके बाद जब क्लास आएगा, इसके बाद जैसे ही आप दैट का इस्तेमाल करोगे, जैसे आप दैट का इस्तेमाल करोगे तो कॉमा नहीं लगाओगे, विच का इस्तेमाल करोगे तो आप कॉमा लगा के इस्तेमाल करोगे। समझ में आई बात कि अगर दैट लिखोगे ना, बर्जियोजीज आर द सोशल क्लॉज दैट केम टू, तो यहाँ पे क्लास के बाद कॉमा नहीं लगाओगे। लेकिन अगर विच का इस्तेमाल करके इसको बनाओगे तो कॉमा लगा के बनाओगे। इसी तरीके से 101 था सिमिलर, 2017 के मेंस में किसी और सेट में आया था। एरोनॉटिकल चार्ट्स आर फॉर विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, ये बात यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या है, एरोनॉटिकल चार्ट की बात हो रही, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये आगे का पूरा सेक्शन हो गया आपका प्रेडिकेट, मतलब इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट भी है, ये पूरा क्लॉज हो गया। इसके लिए यहाँ पे क्या काम करना था, यहाँ पे लगाना था दैट डिपिक्ट्स, जो डिपिक्ट करता है। और अगर दैट लगा रहे हो तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, अगर विच लगा रहे हो तो फिर कॉमा लगाने की जरूरत है। समझ में आई बात। दैट और विच दोनों में से किसी से बना सकते हो, लेकिन दैट लगाओगे तो कॉमा नहीं लगाओगे, विच लगाओगे तो कॉमा लगा के बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन है, सैरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ कॉन्टेम्पररी मराठी मूवीज। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, विच की बात हो रही, सैरियत उनमें से वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ कॉन्टेम्पररी मराठी मूवीज विच अपीयर्ड इन द रिसेंट टाइम्स। यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे विच इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया गया है। जब कॉमा नहीं लगा हो तो विच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। सैरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ कॉन्टेम्पररी मराठी मूवीज विच अपीयर्ड इन द रिसेंट टाइम। जो लिखा हुआ है विच की जगह आपको दैट लगाना है। अगर कॉमा लगा होता तो विच का इस्तेमाल करते, कॉमा नहीं लगा हुआ है तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे कि कब रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती, कब नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती, कब विच का इस्तेमाल करते, कब दैट का इस्तेमाल करते। तो मोटा मोटा आप बात समझो कि भैया देखो ये रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज आपको समझ में नहीं आई, इसी वजह से मैं समझा भी नहीं रहा हूँ। मतलब इवन दो सबसे अच्छा अंग्रेजी का जो बच्चा है, जो इंग्लिश माध्यम का बच्चा है, उसे भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज समझने में दिक्कत आएगा। लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन अगर इस फंडे से आप करोगे तो आसानी से कर लोगे। ये जो दोनों ऊपर के क्वेश्चन थे, इसमें ये समझना थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि एक तो जो इसकी लैंग्वेज है या जो सेंटेंस फॉर्म किया गया वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म किया गया, जिसकी मीनिंग एक आम बच्चे के लिए आसान भी नहीं है। तो उसको ये जज कर पाना कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, वो भी थोड़ा मुश्किल काम है। ये वो बच्चा अच्छा कर सकता है जिसको थोड़ी, मतलब जिसका बैकग्राउंड भी थोड़ा अच्छा है और जिसने ग्रामर की जो क्लासेस पढ़ी, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन किसी शिक्षक ने शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब जिसने फाउंडेशन बैच में सही से कवर किया है, वही बच्चा इसमें जाके सही काम कर सकता था। अदरवाइज इस क्वेश्चन में एरर होने के चांसेस है। और इस तरीके का एग्जाम में अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो यार इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना अपन की 50 में 50 कंफर्म नहीं हो सकता, एक आध क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन वो एक आध क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आता है। मतलब मैक्सिमम अगर 25 में बात करें, 1 या 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है और बाकी के आपके 22-23 क्वेश्चन आसान होते हैं। वो नाउन से भी डिफिकल्ट आ सकता है, वो प्रोनाउन से भी डिफिकल्ट आ सकता है, वो आर्टिकल से भी, पैराजंबल से भी, पैसेज से भी, क्लोज से भी। तो आप जब इस स्तर की पढ़ाई करके जाओगे तभी वो आपके एक आध क्वेश्चन छूटेंगे, या एक आध क्वेश्चन तुक्के में सही हो जाएंगे, या एक आध क्वेश्चन आपके समझ से सही हो जाएंगे। तो किसी भी तरीके से सही हो सकते हैं, इसके लिए आपकी पूरी प्रिपरेशन चाहिए होती है। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आई नो द कोबलर विच मेंट्स। अगर मैं बात करूं कि मैं कोबलर को जानता हूं और इसी कोबलर को आगे बताना है, कोबलर मोची होता है ना, कोबलर मतलब मोची होता है। तो ये जो कोबलर है वो आपका पर्सन है। विच की जगह क्या चाहिए, विच की जगह आपको हु चाहिए, विच की जगह आपको हु चाहिए। हु मेंट द सोज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर गॉन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर। 104, 105, 106 और 107, ये 7 क्वेश्चन, मतलब अगले 4 जो क्वेश्चन है वो एक और पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है रिलेटिव प्रोनाउन से।
जो रिलेटिव प्रोनाउन जब मिड में डालते हैं तो ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं WH वर्ड, WH वर्ड्स दिया हो मिड में, अगर सेंटेंस के मिड में दिया हो WH वर्ड, ठीक है ना, रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, रिलेटिव एडवर्ब के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। मिड में अगर WH वर्ड दिया हो, इस रूल को आप ऐसे याद रखिए, और आखिरी में फुल स्टॉप दिया हो, आखिरी में फुल स्टॉप दिया हो, तो ध्यान रखिएगा कभी भी जो आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले ना आ जाए। ये जो स्ट्रक्चर होता है मिड में गलत होता है, हमेशा सब्जेक्ट जो है आपके वर्ब के पहले आना चाहिए, वर्ब बाद में आना चाहिए। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। सुप्रिया आस्क्ड किरण, सुप्रिया ने किरण से कहा दैट के बाद देखो ये वेयर का इस्तेमाल हुआ है, WH वर्ड आया हुआ है, WH वर्ड के बाद वर्ब इस्तेमाल किया गया है, फिर उसके बाद हर मदर का इस्तेमाल किया। उसकी माँ कहाँ गई है, ये यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म बना दिया गया है, मतलब हम बोलते हैं ना वेयर हैड हर मदर गॉन, उसकी माँ कहाँ गई है, लेकिन आखिरी में जो है ना फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, WH वर्ड है, तो ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हर मदर हैड गॉन वेयर हर मदर हैड गॉन, दिस इज द राइट वन। समझ में आया, दिस इज द राइट वन। बस ये छोटी सी चीज आप याद रखोगे तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे लिखा है द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाई द पुलिस, जो लड़का है, लड़के के लिए विच का इस्तेमाल नहीं करोगे, लड़के के लिए आप हु का इस्तेमाल करोगे। आसान सा क्वेश्चन था। अगला है वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये हाउ जो है आपका WH वर्ड उसमें से आता है। इसके बाद जो वी है ना, हमें कोप करना है या किसी को कोप करना है, तो वी कैन कोप लिखा है ना, तो ये जो कैन है पहले आ गया, इसको बाद में करना पड़ेगा। वी कैन कोप विथ द प्रेजेंट सिचुएशन। एक और चीज ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन आता है, कोप के साथ अप का इस्तेमाल नहीं करते, कोप अप विथ का इस्तेमाल नहीं करते, कोप विथ सही फ्रेज होता है कोप विथ। इससे भी रिलेटेड आपके प्रीपोजिशन में बहुत सारे प्रीपोजिशन के चैप्टर में क्वेश्चन बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा कोप के साथ अप नहीं लेते, कोप के साथ विथ लेते हैं। कोप विथ का मतलब होता है टैकल करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, लेट अस थिंक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। चलो सोचते हैं हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाए सौहार्दपूर्ण। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली, या हिंदी में शुद्ध हिंदी में सौहार्दपूर्ण। फुल स्टॉप लगा हुआ है और हाउ का यहाँ पे इस्तेमाल है, WH वर्ड का इस्तेमाल है, तो कैन भी नहीं होगा, क्या होगा, वी कैन होगा, वी कैन होगा, सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा। 102, इसका प्रोनाउन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं। लिखा है मच बिलीव दैट, बहुत सारे लोग मानते हैं कि इफ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस एंड वाइसा वर्सा एंड कैन नॉट स्पिरिचुअली एंड मॉडर्निटी कोएग्जिस्ट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आगे की मीनिंग निकालने में बिजी हो जाओगे। जब बिलीव की बात करें, BLEIVE बिलीव, बिलीव का जो प्लूरल होता है वो होता है बिलीव्स। जब मैं बोलूं कि बिलीव का प्लूरल बिलीव्स होता है, इसका ये मतलब है ये कैसा हो गया, काउंटेबल। अगर काउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल नाउन के साथ हम मच का इस्तेमाल नहीं करते, मच का इस्तेमाल और लिटिल का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। फ्यू का इस्तेमाल और मेनी का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के साथ। तो बिलीव जो है क्या है, वो क्या है, जो बिलीव है वो आपका और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि यहाँ मच जो है इस्तेमाल है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जो इस्तेमाल है ना, जो बिलीव इस्तेमाल किया ना, मेनी बिलीव दैट यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस। तो यहाँ जो बिलीव है वो भरोसा करने के लिए आया है, जब वर्ब की तरह आया। एक बात ये भी है, बिलीव का बिलीव्स होता है, ठीक है। दूसरा ये चीज़ है कि जो लोग हैं, यहाँ लोगों के लिए इस्तेमाल करना है, तो लोग जो है आपका वो कैसा है, लोग है जो आपका वो काउंटेबल है। लोगों के लिए मच का इस्तेमाल नहीं करते, लोगों के लिए मेनी का इस्तेमाल लेते हैं। मेनी बिलीव दैट इफ़ यू आर मॉडर्न, अब बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, तो यहाँ पे बिलीव एज ए वर्ब इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का वैसे इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कोर लेना देना यही था कि काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल। और जब लोगों की बात करें तो लोग काउंटेबल होते हैं, लोगों के लिए मच का इस्तेमाल नहीं करते, लोगों के लिए मेनी का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा हमारा सारा का सारा जो 2004 से 2024 तक के क्वेश्चन है वो कवर कर दिए हैं मैंने। अगर आपको और रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं, इसको और पढ़ना है, या प्रोनाउन से और डिटेल में चर्चा करनी है या समझना है,
आप मेरी इंग्लिश ग्रामर की किताब का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये पूरा जो क्लास है 2025 प्री के हिसाब से मैं स्ट्रक्चर्ड होके 2004 से 2024 के क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। मतलब 2004 से लेकर 2024 तक के मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, एक एक क्वेश्चन बैठ के छांटा हमने, सिर्फ 107 ही क्वेश्चन बनाया और जितना पैटर्न बना था सारा पैटर्न मैंने डिकोड कर दिया है। मैं अभी इसकी समरी भी आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि हर रूल पढ़ाने के बाद मैं समरी भी लिखवा देता हूं, तो मैं इसकी भी समरी आपको एक बार लिखवा देता हूं कि अगर मैं बात करूं तो किस तरह पैटर्न बन गए आपके। एक पैटर्न हो गया लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, मतलब हु वर्सेस हुम हो गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एक पैटर्न ये बनता है। दूसरा पैटर्न अगर बात करें तो हु, हुम, हुज वर्सेस आपका विच बन जाता है, ठीक है ना। दूसरा पैटर्न आपका ये बन गया। तीसरा पैटर्न अगर आप ध्यान से देखो, तीसरा पैटर्न ये बन गया कि वर्ब कैसा इस्तेमाल करेंगे। वर्ब कैसा इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब मूव करता है एंटीसीडेंट के हिसाब से, एंटीसीडेंट के हिसाब से। इसके बहुत सारे और क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में भी मिलेंगे, वहां पे भी अपन इस चीज को और कवर करेंगे, इसका कुछ एरिया वहां पे कवर करेंगे। इसके अलावा एक पैटर्न का क्वेश्चन बन रहा है जिसमें विच और वर्सेस दैट की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दैट विदाउट कॉमा है, दैट विदाउट कॉमा है, और विच जो है विथ कॉमा है, विथ कॉमा है। जब बात आती है किसकी, जब बात आती है क्लॉज के लिए, जब बात आती है क्लॉज के लिए रिलेट करना हो तो, अगर एंटीसीडेंट पूरा क्लॉज हो तो, एंटीसीडेंट अगर क्लॉज हो तो। ये इतने पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ है। इतना ही टोटल क्वेश्चन था, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो आपके उसमें बना नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत आसानी से 3-4 पैटर्न है, वो आसानी से रिलेटिव प्रोनाउन के आप डिकोड कर सकते हो एग्जाम में जाके। आपको क्या काम करना है, ये जो सीट है इसको 3 से 4 बार लगानी है, 3 से 4 बार आप इसका रिवीजन लो। फिर जो आप मॉक दे रहे हो ना, मॉक में पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करो। मान लो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, तो जब आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हो तो मॉक टेस्ट में जाके सोल्यूशन देखो। जब सोल्यूशन देखोगे तो आपको ना अपना माथा पीटना पड़ेगा, अरे यार ये तो सर पढ़ाया था, अरे यार ये तो आ रहा है, गलत कैसे हो गया। वहीं आपका इंप्रूवमेंट आता है, जब आपने पढ़ा हुआ है आपसे गलत हो जाता है, तब आप वापस आते हो, यार ये तो पढ़ा हुआ था, अब अगली बार जब क्वेश्चन आएगा फिर गलत नहीं होता। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर से गलती करोगे। एक पैटर्न का क्वेश्चन और बचा रह गया है, जिसमें मैंने बोला था कि अभी मैं पढ़ाता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, ये हमारा सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस वाला सेक्शन है। कई बार क्या होता है कि आपको जरूरत से ज्यादा सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन दे दिया जाता है जहां पे प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं होती है। ये तब होता है सब्जेक्टिव केस का, जो प्रोनाउन है एक लंबे से सेंटेंस के अंदर जबरदस्ती दे दिया जाता है। जैसे ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम। दोज हु आर लेट, दोज जो लेट होंगे वो क्लास में अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो दोज क्या हो गया, अपने आप को लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हु क्या हो गया, आपको रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो एक तो आपका सब्जेक्ट ये हो गया, हु दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट 1 हो गया और ये सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान से देखिए पूरे सेंटेंस में आपको कितने मेन वर्ब चाहिए, 2 मेन वर्ब चाहिए, 2 मेन वर्ब चाहिए, एक हु के लिए एक दोज के लिए। आर लेट लिखा हुआ है, मैंने कहा कि चलो एक आर मैंने ले लिया, क्योंकि आर के बाद जो है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या तो जो है अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करो, या तो वर्ब की आईएनजी। अगर नहीं है तो अपने आप में ये लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह काम करता है, इसको जैसे समझ लो। और तो ऐसे लिंकिंग वर्ब होता है, लेकिन अभी के लिए आप मेन वर्ब याद करो। तो एक मेन वर्ब ये हो गया। फिर लिखा है दे विल नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम, दे विल नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम। तो विल भी हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, अलाउड हो गया मेन वर्ब, ये हो गया दूसरा मेन वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। ध्यान से देखो यहां पे दे और दिया हुआ एक प्रोनाउन, ये तीसरा हो गया क्या, ये हो गया सब्जेक्ट आपका। तो 2 मेन वर्ब, तो 2 ही सब्जेक्ट होने चाहिए भाई, 2 मेन वर्ब है, 2 ही सब्जेक्ट होने चाहिए। 2 मेन वर्ब 3 सब्जेक्ट हो गया, बहुत नाइंसाफी है। तो क्या हटाएं, क्या हटाएं। एक्चुअली आपको दे हटाने की जरूरत है, ये जबरदस्ती लगा दिया गया क्योंकि ये सेंटेंस के टोन में फिट हो रहा था। तो दोज हु आर लेट, इसको ऐसे कह सकते हो, दोज एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, हु आर लेट, ये है अतिरिक्त इंफॉर्मेशन इनके विषय में। तो दोज विल नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम।
मैं लिख दूं, अगर ये कह दूं दोज विल नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम, तो आप बोलोगे ना कि कौन कौन अलाउ नहीं होगा, तो इसका जो जवाब है वो यही दे दिया गया है, हु आर लेट, जो लेट होगा। तो दोज के लिए ये आया है विल नॉट बी अलाउड। यहां पे जो दे एडिशनली डाला गया है ना, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो दे एडिशनल डाला गया है, इस सेक्शन पे जो दे डाला गया है, ये क्या है, अननेसेसरली है, सुपरफ्लुअसली इस्तेमाल है। तो जो दे का यूज है यहां पे वो गलत है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखो, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर। मैं अगर इस बात को ऐसे कहूं, जरा ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दूं, मैं कह दूं द बॉय, इसके विषय में हमने इंफॉर्मेशन दे दी कि जो पढ़ेगा, जो कठिन मेहनत से पढ़ेगा, ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तो विल पास की बात करें, फ्लाइंग विथ फ्लाइंग कलर से बात करें, तो कौन पास होगा, लड़का पास होगा जो कठिन परिश्रम करेगा। यहां पे जो ही दिया हुआ अननेसेसरली है, तो ये जो ये मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट ये है, और जो ये विल पास लिखा हुआ है इसका जो सब्जेक्ट है वो दे है, और ये जो ही दिया हुआ अननेसेसरी यूज है, इसका अननेसेसरी यूज है। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन कब आया था, कहां पे, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आया, ये एमटीएस का क्वेश्चन आया है, और दो रिसेंट के क्वेश्चन आए हैं, एकदम रिसेंट के क्वेश्चन आए हैं। ये है 2022 आफ्टरनून का। द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड, दैट यू हैड ऑर्डर्ड। लिखा है द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म। जब कुड यू प्लीज कंफर्म की बात करें, जरा ध्यान से देख, कंफर्म मी, ठीक है ना, फिर ये अपने आप में जो यू प्लीज कंफर्म मी है, कुड यू, ये इसी के लिए आया हुआ है, यहां पे हो गया। वेदर यू हैव, यू के लिए हैव आया हुआ है, ठीक है ना, रिसीव्ड ऑल द आइटम्स, ध्यान से देखो, यू हैव रिसीव्ड लिखा है, हैव रिसीव्ड के लिए सब्जेक्ट लिया है यू, फिर जो द मैनेजर लिखा हुआ, द मैनेजर सेड, सेड के लिए है दैट, फिर उसके बाद जो दैट आया हुआ है दैट है, दैट हैड ऑर्डर सिंपल आना था, यहां पे जो यू लगाया गया वो सही नहीं है। तो जो दैट का यूज होता है, दैट अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है, दैट अपने आप में ऑब्जेक्ट भी होता है, दैट अपने आप में सब कुछ होता है। यहां पे इस सेंटेंस में बस ये समझना था, दैट हैड ऑर्डर, जो ऑर्डर हुआ है, जिसको ऑर्डर किया गया, नहीं, दैट हैड ऑर्डर, जो ऑर्डर हुआ है। द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा, कुड यू प्लीज कंफर्म, क्या तुम मुझे कंफर्म कर सकते हो कि वेदर यू हैव रिसीव्ड, तुमने क्या तुमने सारे जो है आइटम रिसीव कर लिए हैं, दैट हैड ऑर्डर, जो ऑर्डर हुआ है, दैट हैड ऑर्डर, जो ऑर्डर हुआ है। तो यहां पे यू की नीड ही नहीं है, यू अननेसेसरली यहां पे इस्तेमाल है। अगला है, अ मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये एसएससी सीएचएसएल मेंस में आया है 2024 के, 2024 के। जरा इसमें ध्यान से देखो, ए मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, मैन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि जो अर्लियर जॉब में एक्यूज्ड हुआ था, हु हैज बीन, जो हैज बीन एक्यूज्ड हुआ है इसका सब्जेक्ट क्या है, हु। विल नेवर बी वेलकम, विल नेवर बी वेलकम की जो बात करें, इसका जो सब्जेक्ट है या तो ही हो सकता है या तो अ मैन हो सकता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट यहीं पे दिया हुआ है। तो अ मैन इसका सब्जेक्ट, अ मैन को हटा नहीं सकते हो क्योंकि एंटीसेडेंट है। इसका मतलब ये जो ही है वो अननेसेसरली यहां पे इस्तेमाल है, इसको सुपरफ्लुअसली डाल दिया गया। तो ये प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है, जबकि जबरदस्ती डाल दिया गया है। ये देखो कब आया, ये आया आपके सीएचएसएल टीयर सेकंड में। ऐसा नहीं है पहली बार क्वेश्चन आया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कर रखे होते हैं तो क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करें या क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, तो ये तो इससे पहले भी पूछा जा चुका है ना, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आई थिंक 2006 के आसपास के टाइम का क्वेश्चन है। ये उसके बाद 2013, 14, 15 के आसपास का क्वेश्चन है। और ये देखो, ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया और ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट पहली बार पूछा गया या इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है। ये हर 2, 4, 5 साल बाद रिपीट होता है कि भैया यही टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ये वो सारे के सारे पैटर्न थे, ये सारे के सारे जो मैंने आपको डिकोड कर दिए प्रोनाउन से। इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं है जो आपके प्रोनाउन में और आता है। और दूसरी बात यह है, मैं आप सब बच्चों को बस ये बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ से अपना प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरी एक और जिम्मेदारी बनती है, मैंने 3 चैप्टर ग्रामर में पढ़ा दिया है, नाउन, दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया है, अब प्रोनाउन कंप्लीट हो गया तो सीक्वेंस में प्रोनाउन बोल देता हूँ, और तीसरा चैप्टर पढ़ा दिया आर्टिकल। अगर इसमें कोई भी डाउट रह गया हो तो दिस इज माय नंबर 9696102401। रूल्स में कोई डाउट हो, जहां पे आपको ना समझ में आया हो, किसी क्वेश्चन में कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, मेक श्योर आप क्वेश्चंस के कलेक्शन बना लो, कलेक्शन करके मेरे को व्हाट्सअप कर दो, कलेक्शन बना के मेरे को व्हाट्सअप कर दो। एक बच्चे का मेरे को रात को मैसेज आया था कि उसके जो स्कोर हैं
वो 40-42 के आसपास बन रहे हैं, लेकिन वो 40-42 से 50 का स्कोर तय नहीं हो रहा है, 40-42 से 50 का स्कोर उसका मूव नहीं हो रहा है। तो मैंने उस बच्चे को यही सलाह दिया था कि अभी से लेके आप एग्जाम तक, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर लो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो उन क्वेश्चन को कलेक्शन करके उनके सब के जो है एक बार फोटोज ले लो, उन क्वेश्चन के कलेक्शन को मेरे को व्हाट्सअप कर दो। मैं क्या काम करूंगा, मैं बीच में जब मेरे पास एक उस पर वीडियो बनाने लायक कंटेंट हो जाएगा तो मैं उनको क्या काम करूंगा, उन पर वीडियो बना दूंगा। जैसे मान लो कि अगर वो डाउट बहुत छोटा है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दूंगा जब भी फ्री होगा। अगर वो डाउट ऐसा है जो मुझे लगता है कि यार इस पे तो वीडियो बनानी बनती है, तो मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगा। इस बैच का कोर पर्पज यह है कि मैं किसी भी तरीके से आपके जो स्कोर है वो 40 से 50 के बीच में टिका पाऊंगा। उसके लिए जरूरी है मुझे आपके साथ बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक आए हो और इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, आप मेरा साथ दे रहे हो, और साथ में आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में साझा करो, उनको बताओ कि ये सीरीज उनकी ज़िंदगी की सबसे बेहतर सीरीज हो सकती है, स्पेशली इंग्लिश को लेके। और नीचे कमेंट्स में आप मेरे को कुछ भी लिख के जा सकते हो, जो भी कुछ लिखोगे मेरे को अच्छा लगेगा। लाइक का बटन अगर दबा सकते हो तो जरूर दबा लो, उसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते। टीचर अगर रात दिन सुबह शाम मेहनत करके आपके लिए कंटेंट अगर बना के लेके आ रहा हो तो एक लाइक का बटन जो है बनता है। जब आप लाइक का बटन हिट करते हो या कमेंट सेक्शन में कुछ लगते हो तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि ये वीडियो बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो वो ये वीडियो दूसरे बच्चों तक रिकमेंड करता है। तो इस वीडियो को आपके लाइक और कमेंट इस वीडियो को दूसरी जगह तक पहुंचाने में मतलब यूट्यूब को हेल्प करेंगे कि आप जो है, आप जैसे बच्चे जो इस तरीके की वीडियो पसंद कर रहे हैं, जिनको इस तरीके की वीडियो की जरूरत है, यूट्यूब अपने आप ही जो है उस तरीके के बच्चे को ढूंढ लेंगे और मेरी वीडियो वहां तक पहुंचा देंगे। तो मदद कीजिए मुझे बाकी बच्चों तक पहुंचने के लिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में और लाइक के बटन पे जरूर अपना जो है कृपा दृष्टि जताइएगा। अगली क्लास में वापस मिलते हैं। इसके बाद मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था 2-3 क्लास पढ़ाऊंगा, पर एक्टिव पैसिव वॉइस मुझे लगता है मैं एक क्लास में आपको अच्छे से समझा दूंगा और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इसके बाद जो मैं लूंगा क्लास वो एक्टिव पैसिव वॉइस पे लूंगा। अभी तक मेरे इस क्लास में मेरा साथ देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार। मिलते हैं अगली क्लास में और वो क्लास होगी हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।